ये प्राण प्रतिष्ठा भी समझ में नहीं आया। यदि प्राण प्रतिष्ठा इतनी बढ़िया बात है तो हेडगेवेयर की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए सबसे पहले तो, चूंकि उनके तो वही पूजक हैं। सबसे पहले हेडगेवेयर की प्राण प्रतिष्ठा करें और अपने लोगों की करें। दूसरा जो है, सारे ब्राह्मण उसमें जोर लगा रहे हैं तो परशुराम की करें। हमारे बाबा की काहे को करने में लग रहे हो। दूसरी बात यह है, लोकतंत्र का प्राण था वो कितना बचा है उनको अल्टीमेटली हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश की इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना है और उन्हें मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाना है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा हो किसकी रही है, किस लिए रही है और इसका असर क्या हो, वो मुद्दे हैं। राम मंदिर का एक बड़ा मसला और उसको बनाया जा रहा है कि मैंने पूरी हाइप कहिए, पूरा उन्माद कहिए, और पूरा देश भगवा रंग से रंग गया है। और पहले तो प्रत्यंचा ताने हुए राम दिखते थे, लेकिन कुछ कुछ में पूरा दरबार भी दिखने लगा है। तो खैर ये तो एक मसला है जिस पे हम बातचीत करेंगे। धार्मिक उसके क्या अनुष्ठान है और धर्म के अनुरूप क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद है इसके नाम पे, राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है और धर्म को भी उसी के चश्मे से देखा जा रहा है, तो उस पे एक विमर्श करना है। और ये कोई विमर्श का मुद्दा किसी भाजपा बनाम कांग्रेस बनाम कोई अन्य पार्टी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक जो पूरी एक धारा थी एक या विचार था, उसके ठीक उल्टा सब कुछ हो रहा है। तो हमारा तो यह है कि जो प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे, राम की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे जो हो रहा है वो आखिर में प्रतिष्ठा हो किसकी रही है। दूसरा, जो लोकतंत्र का प्राण था वो कितना बचा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और एक वैकल्पिक राजनीतिक सोच समझ है उसके वाहक भी हैं, वीरेंद्र कसाना जी हमारे साथ हैं। देखिए, शंकराचार्य और प्राण प्रतिष्ठा ये दो हमारे लिए नए शब्द हैं। कुछ दिन पहले से ना तो हमने शंकराचार्य को सुना, ना हमने बचपन में सुना, ना बाद में सुना, ना कॉलेज में सुना, ना परिवार में सुना, ना हुक्के पे सुना, ना किसी मीटिंग में सुना। शंकराचार्य क्या बला है, नंबर एक। दूसरा, ये प्राण प्रतिष्ठा भी समझ में नहीं आया। यदि प्राण प्रतिष्ठा इतनी बढ़िया बात है तो हेडगेवेयर की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए सबसे पहले तो, चूंकि उनके तो वही पूजक हैं। सबसे पहले हेडगेवेयर की प्राण प्रतिष्ठा करें और अपने लोगों की करें। दूसरा जो है, सारे ब्राह्मण उसमें जोर लगा रहे हैं तो परशुराम की करें। हमारे बाबा की काहे को करने में लग रहे हो। दूसरी बात यह है, राम तो हमारा बाबा है, हमारे बाबा की प्राण प्रतिष्ठा जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप परशुराम जी की करो, हेडगेवेयर साहब की करो। दूसरा, वो कौन था जो वीर जो सावरकर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो और उन सबकी प्राण प्रतिष्ठा करके लगा दो अयोध्या में, हमें कोई आपत्ति नहीं। सवाल इतना है कि पूरी संसद का बौद्धिक दिवाला निकल गया है और समाज का भी बौद्धिक दिवाला निकल गया है करीब करीब। समाज भी इसमें अछूत नहीं है। नेताओं में आप किसी को देख लें, अखिलेश भी धार्मिक है, जयंत भी धार्मिक है, और अपना जो राहुल गांधी है इसकी भी जनेऊ कभी ऊपर आ जाती है कभी नीचे आ जाती है, कहीं कोई साफ दिशा में नहीं है। दूसरी चीज एक और है, धर्म यदि जितना हम लोग समझ पाए, जब आप असली धार्मिक हो जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान से ऊपर हो जाएंगे। पूरी दुनिया में ध्यान के प्रयोग शुरू हो गए हैं। हम लोग पतंजलि योग और ये सब बकवास करते रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हमसे आगे निकल गए बहुत लोग, और ध्यान के प्रयोग में बहुत सारे मुल्कों में इस पे काम हो रहा है, बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत हो रहा है। कायदे में तो जो साधु बहुत विकसित दिमाग के हैं, इनकी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी बनाई जाए और इनके पास जो विधा है उसको लाया जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग के विभाग हो सकते हैं, मेडिकल के हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के हो सकते हैं, वकालत के हो सकते हैं। तो साधुओं की जो छिपी हुई व्यवस्था है जो पकड़ में नहीं आ रही है उसको मिलाया जाए, उसकी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, फैकल्टी बनाई जाए, आने दीजिए सामने। और यदि सही नहीं है तो उल्टा लटका के उनमें जूता बजाया जाए, सलीके से उल्टा लटकाया जाए, क्योंकि देश में श्रमिक व्यवस्था का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक मजदूर किस तरह से 500 रुपया की व्यवस्था दिन भर खटके करता है, 8 घंटे ठंड में गर्मी में व्यवस्था में, उससे पूछिए विकास कैसे होता है। कोई किसान आप इस जनवरी के महीने में जो 1 महीने से ठंड है खेत में कैसे अड़ रहा होगा, अपना पानी की व्यवस्था कर रहा होगा, उससे पूछिए। ये बैठे हुए व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं। व्यवस्था बनाने के लिए मशक्कत होती है, मेहनत होती है। जिन मुल्कों ने तरक्की करी है वो मुल्क मेहनत से आए हैं और अनुशासन से आए हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, एक नोएम चॉम्स्की साहब ने कहा है कि ही हु कंट्रोल द मीडिया कंट्रोल द माइंड्स ऑफ द पीपल। इस मुल्क में वही हो रहा है। पूरे लोगों से यहाँ की मीडिया के माध्यम से पहले मीडिया को कंट्रोल किया और मीडिया के माध्यम से लोगों का मस्तिष्क कंट्रोल हो गया
परसेप्शन गलत दिशा में चला गया पूरे मुल्क का, और बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। इसका एक उदाहरण आप देखेंगे, यही कांग्रेसी, यही समाजवादी, यही बसपा वाले, ये सारे के सारे बेशरम जब 86वां संशोधन इस देश की संसद में हो रहा था और उसमें आप ये लिख रहे थे कि पढ़ाई का जिम्मा सरकार 6 साल के बच्चे तक का लेगी, और उसमें 45 में एक आर्टिकल, जो आर्टिकल 45 है संविधान में, जब आप उसमें ये जोड़ देते हैं, जो के उसका पार्ट है, के सब सेक्शन है, के सब आर्टिकल है, जिसमें आप ये कहते हैं कि आगे से जो उसके गार्जियन हैं, जो उसका वार्ड है, जो उसके माता पिता हैं, 6 साल से ऊपर के बच्चे का जिम्मा वो लेंगे। इस देश का बेशर्म मीडिया एक नहीं बोलता, और इस देश के सारे सांसद चुप रहते हैं। वो बिल पास कैसे हो गया? यानी जब आप 6 साल, यानी कायदे में तो दुनिया के विकसित देशों में 7 साल से ऊपर के बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है, जो अच्छे मुल्क हैं। भारत में आप 6 साल पे सरकार की जिम्मेदारी खत्म कर देंगे, और उस जिम्मेदारी को आर्टिकल 45 के सब आर्टिकल में माता पिता पे थोप देंगे। तो आप संसद में कर क्या रहे हैं? ये एक सवाल है। आप केवल रामलीला, रामायण, तमाशा, ये सब में लगे रहे आप सब उनसे बचने के लिए। यही बेशरम कांग्रेस यदि इसने सेंसस को करवा लिया होता तो ये बीजेपी ना आई होती। ये चूक गए। सवाल ये है कि जैसे बिहार में सेंसस हुआ, बिहार के सेंसस में 63% हिस्सा आया है ओबीसी का, और उसमें आप कितना दे रहे हैं? 27 में 10-12 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। इस मुल्क में यदि कुछ करना है तो समानुपातिक हिस्सेदारी की बात की जाए, और ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो तमाशा सड़कों पे हो रहा है पूरा, ये तमाशा ये है कि इस मुल्क में सभी कौमों का हिस्सा नहीं है। राजस्थान के आंदोलन में एक रिपोर्ट में पढ़ने को मिली, 20 जातियां राजस्थान में ऐसी हैं जिनका कोई पीसीएस अधिकारी इस आजाद भारत में आज तक नहीं बना। उनकी बात कौन करेगा? उनकी बात इस मुल्क में आखिर उठाए कौन? 20 कम्युनिटी ऐसी हैं जो सत्ता से बाहर है, और पूरे मुल्क में भी आप देखें, नट हैं, कंजर हैं, सायसी हैं, बंजारा है, क्या उनका मुल्क नहीं है? क्या वो संसद में नहीं आना चाहते? हम तो ये चाहते हैं कि वो जो लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में इस देश की संसद में बैठें। और इसका एक नया, अब अच्छा कुछ एक नया ड्रामा और शुरू हो गया साहब, वो ईवीएम की बात करेंगे। ईवीएम मुद्दा नहीं है, मुद्दा है समानुपातिक हिस्सेदारी, और सब कौम अपने अपने नेता चुने। उसके लिए ना ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, ना इन दलों की जरूरत पड़ेगी, ना पैसे की जरूरत पड़ेगी। सबकी गिनती करा दो, और सबकी गिनती करा के जिसका जितना हिस्सा है उतने सांसद उनको बोलो खुद चुन के लाओ, और इलेक्शन कमीशन की जो मकारियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। उसका काम रहेगा मोहर लगाना, मोहर लगाए और संसद में बैठा दे, सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा में। जैसे जो लोग हैं, यदि मेरे देश के लोग कमकल हैं तो हमें अमेरिका के विद्वान नहीं चाहिए, हम तो कमकल ही संसद में बैठेंगे। यदि यहाँ के लोग काले हैं तो काले ही लोग बैठेंगे, यदि बदसूरत है तो बदसूरत ही बैठेंगे, यदि वो काने और लंगड़े हैं तो वही संसद में बैठेंगे। संसद में बैठने को हमें कोई बहुत खूबसूरत लोग नहीं चाहिए, हमें विदेश से विद्वान भी नहीं चाहिए। ये तमाशे बंद होने चाहिए। इतना ही कहना था, धन्यवाद। जी कसाना जी अभी रुकिएगा, क्योंकि अब एक मुद्दा जो है आप दूसरी जगह मोड़ दिए हैं। अभी सवाल केवल इस पे है कि आज जो हो रहा है, आप भी मतलब इसके गवाह होंगे, और जो भी जहाँ है वहाँ आजकल ढोल ताशे बाजे सब और पूरी हाइप करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में कोई विकल्प आपको दिख रहा है कि यहाँ से कम एक थोड़ा दूसरी दिशा में सोचने लायक कुछ बनाया जा सके? मीडिया तो उनके हाथ में है, लेकिन बाकी क्या किया जा सकता है? इस पे थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि उस पे कुछ बात करें। जी देखिए, जो हमारे मौजूदा लीडर हैं उनके पास वो प्रतिभा नहीं है, वो अनुशासन नहीं है, वो समझ नहीं है। वो एक एक पार्टी में कब्जा करके बैठती हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता छोड़ छोड़ के चले गए। राहुल गांधी की जिद है कि वो कांग्रेस को नहीं छोड़ेगा, कांग्रेस उसके जूते के नीचे रहेगी। ऐसी अखिलेश का भी यही हाल है, ऐसी जयंत का भी यही हाल है। यदि आप अपनी पार्टी में किसी और को मुखिया तक नहीं बना सकते तो किस लोकतंत्र की बात करते हो? सारे दिन ये ड्रामा बनाया भाई, खड़गे को तो बनाया ना। नहीं, खड़गे खड़ा रहता है और वो कुर्सी बैठा रहता है। सारे देश को पता है कितनी बेचारे खड़गे की औकात है। किसी जमाने में जब इस कांग्रेस की सरकार चलती थी, संजय सिंह को नहीं बनाया, रीता बहुगुणा को बनाया कि कमजोर आदमी को बना के बैठाइए। जितने ताकतवर लोग थे वो हाशिए पे चले गए सारे के सारे। कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, एक समाजवादी को नहीं छोड़ेगा, एक लोकदल को नहीं छोड़ेगा। भाई इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों नहीं करते? चुनाव करा के क्यों नहीं बनाते? आप खड़गे तो आप ही ने बनाया ना, खड़गे तो आपका गुलाम है। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हुआ था और जीते थे। वो ड्रामा, वो सारा ड्रामा सारा देश जानता है। जो ड्रामा होता है सारे देश को पता है। ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं, 3 महीने में राहुल गांधी बाहर खड़ा मिलेगा। उस तरह नहीं बनती लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। अच्छा, एक तो स्टेप ये हुआ। दूसरा स्टेप पे चुनाव होके आता है, प्रधानमंत्री का डिक्लेयर पहले कर देंगे आप। कोई आदमी स्टेट में चुनाव जिता के लाता है, उसको आप बाहर कर देंगे। आपका कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? जब पहले प्रधानमंत्री आप डिक्लेयर कर दें या मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दें तो लोकतंत्र तो है ही नहीं। लोकतंत्र होना ये चीज है कि आप जीत के आए, जिस संसदीय दल का नेता चुने और जिसकी वोटिंग हो उसको बना दें। तुम्हारे बाबा की जागीर थोड़ी है सारी पार्टियों की। वो अपनी मर्जी से दिल्ली से सरकार चलेंगी। खट्टर को बनाना, योगी को बनाना, वो साउथ के बनाना, इधर के बनाना, आज बीजेपी बना दिए।
कल कांग्रेस ऐसी बनाती थी, तो ये तो दादागिरी होगी, लोकतंत्र कहाँ। दूसरी बात एक और यहाँ कहेंगे, जो केंद्रीय व्यवस्था है उसने राज्यों की सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री उतनी अकल नहीं प्रयोग कर रहे, वो बहुत डरपोक और कमजोर हैं सारे के सारे। राज्य के विषय कहाँ है? राज्य का विषय क्या नाली खंजा लगाना रह गया क्या? राज्य के विषय, जैसे संविधान जब बना, जबकि परिस्थितियां रही होंगी, आज शिक्षा को एब्सोल्युटली स्टेट को दीजिए, हेल्थ को स्टेट को दीजिए, ये जो चीजें हैं ये स्टेट पे जानी चाहिए सारी की सारी। परिवहन को स्टेट पे दीजिए, रेल वगैरह को छोड़ के। और केंद्र के सब्जेक्ट, जैसे आप अमेरिका को भी देखेंगे, हम बहुत सारी बुराई होंगी अमेरिका में, लेकिन उनके पास 5 सब्जेक्ट से ज्यादा ही नहीं है अमेरिका के पास। उनके पास स्पेस है, आर्मी है, करेंसी है, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, 4-5 चीजें उनके पास हैं, बाकी चीज स्टेट में है। भारत में स्टेट के पास है क्या? कोरोना काल में यदि ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी देश का प्रधानमंत्री करेगा, तो राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर क्या करेंगे? राज्यों के होम मिनिस्टर क्या करेंगे? राज्यों के मुख्यमंत्री क्या करेंगे? फिर आप इनको बनाते क्यों हैं? यदि सिलेंडर की मॉनिटरिंग भी देश का प्रधानमंत्री ही करेगा, तो मुख्यमंत्रियों की जरूरत क्या है? यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 100 के 100 एक बराबरी के आप वाइस चांसलर बनाओगे, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? ये सोचने की बात है। इस पूरे सेंटर का भी ये भी एक समस्या इस मुल्क में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो चरमराई गई है, लेकिन केंद्र का कब्जा भी राज्यों पे हो गया है पूरी तरह। पूरा सिस्टम कैप्चर है। बहुत ही उलझा हुआ सा एक माहौल है, जिसमें लोग भी काफी उलझन में हैं कि दरअसल हम जा किस दिशा में रहें। जो राम भक्त हैं वो अलग उलझन में हैं, और उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। और लेकिन जो संविधान सम्मत एक व्यवस्था चाहते हैं, वो अलग उलझन में है। क्योंकि हम लोग, जहां तक मुझे लगता है, समय के साथ सभ्य ही हो रहे थे, असभ्य नहीं हो रहे थे। हम लोग एक व्यवस्था के अंतर्गत आ गए थे लगभग आजादी के 65-70 सालों में, और उसके बाद फिर एक टर्न लिया हमने, एक मोड़ आया, जिस मोड़ के बाद हम वापस पहले 19वीं शताब्दी, फिर 18वीं, फिर 17वीं, फिर 15वीं शताब्दी की तरफ दौड़ चले हैं। खैर, वो भी प्रश्न नहीं है। अभी जो आपने प्रश्न किया वो सटीक है कि हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं, प्रतिष्ठा किनकी हो रही है, प्राण किनका जा रहा है। तो इसको अलग अलग करके देखना पड़ेगा कि राम मंदिर निर्माण हुआ, अधूरा ही सही, जैसा भी है, निर्माण हुआ, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और दूसरी ओर जो आंकड़े हैं, ये जो है ना, लोगों के जो विकास के आंकड़े हैं, जो लोगों की अभी स्थिति है नागरिकों की हमारे देश में, उसके जो आंकड़े हैं वो बहुत ही चिंताजनक और डराने वाले हैं। तो दरअसल एक सवाल पे आके हम खड़े हो गए हैं कि हमें किस दिशा में चलना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए। क्या संविधान के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है, या फिर आस्था या विश्वास के माध्यम से बढ़ना है। दूसरा, अभी जो स्थिति है, इसको मैं दो पक्षों में, दो भागों में विभक्त करना चाहूंगा। एक भाग है जो जिसकी चर्चा आपने की कि एक राजनीतिक पार्टी के एमपी श्री राहुल गांधी एक संवैधानिक सोच के साथ, एक संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं पूर्व से पश्चिम भारत की ओर। और उसमें भी अभी जो खबरें आ रही हैं कि उसको भी डिस्टर्ब करने की काफी कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को प्रेस क्लब, गुवाहाटी प्रेस क्लब या फिर असम के ही किसी प्रेस क्लब में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उनके गाड़ियों की तोड़फोड़ हो रही है, या फिर उनके अमले पर हमला हो रहा है। जो भी है वो मेरे ख्याल से संवैधानिक है कि नहीं, ये भी हम लोगों को तय करना है, जनता को तय करना है। दूसरी ओर जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसमें प्राण किसकी जा रही है, ये जानने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पे बाकी गतिविधियां क्या हो रही है।
बाकी गतिविधियों को अगर हम गौर से देखें तो अयोध्या में अडानी की एंट्री हो जाती है। अभी स्क्रोल जो मैगजीन है, स्क्रोल ई मैगजीन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि कबूतरी देवी जैसे छोटे छोटे किसानों की जमीनों को औने पौने कीमत में वहां एजेंट खरीदते हैं। कुछ एजेंसियां जो जिन्हें आप रियल स्टेट ब्रोकर्स कहते हैं, वो कंपनियां खरीदती हैं और उसको 2-4 हफ्ते में अडानी को सौंप देती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को सौंप देती है। तो दरअसल ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की हो रही है या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की हो रही है या फिर बाजार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यहाँ पे बहुत बारीक तरीके से अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम के प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण बाजार की प्राण प्रतिष्ठा है वहां पे। आप स्क्रोल के उस खुलासे को अगर गौर से देखें, पूरी तरह से उसका अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है राम मंदिर के पक्ष में, वैसे ही वहां पे जमीन की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। और बाकी तो बाकी आप ये देखिए कि जो उस न्यास के महासचिव हैं श्री चंपत राय जी, उन्होंने भी शपथ लगाई है राम मंदिर निर्माण में। एक जो आर्थिक शपथ है वो लगाई है ट्रस्ट को। उन्होंने 2 करोड़ में जमीन खरीदा, 2 करोड़ कुछ रुपए में जमीन खरीदते हैं वो, उसको कुछ मिनटों के बाद जो है वो 18 करोड़ में बेच देते हैं। तो वहां पे आप अगर गौर से देखें तो जमीन, बाजार, कॉरपोरेट और जनता को, जो आम जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर जो निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को पीछे ढकेलने का एक पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी व्यवस्था वहां पे स्थापित की गई है। अब हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि दरअसल प्राण प्रतिष्ठा हो किसकी रही है, किस लिए रही है और इसका असर क्या हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक ओपनिंग रिमार्क है आपका। हमारे साथ राम कुमार जी हैं, लखनऊ से हैं। तो राम कुमार जी को से एक तो यूपी का जो माहौल है वहाँ खास करके लखनऊ में जब बैठे हुए हैं, सत्ता का केंद्र है, तो वहाँ क्या स्थिति है और इस पूरे उन्माद में मैंने सामाजिक रूप से कौन कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और कौन हिस्सा है जो मजे लेने के लिए जा रहा है उसमें। हिम्मत सिंह जी, सभी साथियों को नमस्कार जी। और जो अभी आपने जो है कहा कि ये जो मौजूदा समय में जो हालत बनी हुई है, मैं 2 मिनट में थोड़ी सी बात अपने मन की बात कह देना चाहता हूँ। एकदम एकदम कि भारतीय जनता पार्टी से या आरएसएस से हम लोग उम्मीद क्यों करते हैं कि वो डेमोक्रेसी की रक्षा करेगी या वो डेमोक्रेसी के काम करेगी। क्योंकि जब इस देश का संविधान बन रहा था तो यही पूरे आरएसएस, हिंदू महासभा, ये सब लोग जो है ऑलरेडी संविधान सभा का विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस देश के अंदर रजवाड़े रहने चाहिए, इस देश के अंदर जमींदारी रहनी चाहिए, इस देश में शूद्रों को और महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए, इस देश में हमारा ऑलरेडी ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र का जो पूरा संविधान है वो मनुस्मृति है। तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब सत्ता में आए हैं तो सत्ता को वो अपने हिसाब से अगर चला रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत सही अपने लक्ष्य और अपनी दिशा की तरफ बिल्कुल ठीक बढ़ रहे हो। सवाल इस बात का, चुनौती ये है कि उसके विपरीत जो लोग हैं, जो संविधान के पक्षधर हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो अपने आप को जो है वामपंथी धारा के कहने वाले लोग हैं, जो समाजवादी लोग हैं, ये वो अपनी एक ऐसी बात को लगातार लोगों को समझाने में कामयाब हो गए और हम अपनी बात को लगातार अपनी बात को समझाते समझाते हम हाशिए पे खड़े हो गए। वो कौन से मिसिंग पॉइंट थे जो हमारी बात जनता को समझ में नहीं आई, उनकी बात जनता को समझ में आ गई। इस बात को भी हमें लगता कि मेरे मन की बात है।
जिसको मैं बार बार सोचता हूँ, देखता हूँ कि वो अपने लक्ष्य और उद्देश्य के लिए बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं और वो कहीं नहीं भटक रहे हैं। उनको अल्टीमेटली हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश की इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना है और उन्हें मनुस्मृति के आधार पर इस देश को इसके लिए वो कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और वो सारे जो उसके लिए जो कर्मकांड किए जाने चाहिए वो सारे कर्मकांड वो कर रहे हैं। तो हमें अगर इस दिशा में देखें तो हम हमारी समस्या क्या है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से जीत करके आए हैं। हम लोग उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में देखने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें जुडिशरी के दायरे में देखने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें इस समाज का जो पूरा जो तबका जो कल्याणकारी चरित्र इस देश का इस संविधान का है, हम उस कल्याणकारी चरित्र में उनको देखने की कोशिश करते हैं। जब उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं, हम संस्थाओं का डेमोक्रेटाइजेशन के पक्ष में देखने की कोशिश करते हैं। जब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है ये सत्ता अपना काम नहीं कर रही, जबकि वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फेलियर यहाँ हम लोगों का है, फेलियर यहाँ हम लोग जैसे देख रहे हैं। अब इसी जगह देखें, जैसे राजीव गांधी की यात्रा को आप देख रहे हैं, इसको उन्माद के साथ मत जोड़िए। राजीव गांधी यात्रा एक संविधान की रक्षा के लिए और इस देश को कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे बचाया जाए इसके लिए वो यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा का मकसद बिल्कुल दूसरा है, ये अपने मकसद में अपने तरीके से कर रहे हैं। तो दोनों को अगर अलग अलग परिभाषित करेंगे तब फिर आप इसको ठीक तरीके से देख पाएंगे। जहां तक ये इन्होंने जो अभी किया है कि ये जो पूरी तरीके से तमाम लोग शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस समय प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, मुहूर्त नहीं है, खंडित मंदिर है, इसकी जो है ध्वजा भी स्थापित नहीं हुई है, मंदिर पूरा नहीं बना है सारे, लेकिन उसके बावजूद वो जुटे पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो करके ही रहेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव उन्हें जीतना है और चुनाव के मद्देनजर इसकी हाइप बना करके उन्हें चुनाव के तक रखनी है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, लखनऊ में बैठा हुआ हूँ, जो 92 में जो राम मंदिर की लहर थी, मुझे वैसी लहर इस उसमें दिख नहीं रही है और मुझे थोड़ा मतलब जबरिया बनाया जा रहा है। ये जो मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, एक उसके जरिए जो पूरी तरीके से एक हाइप बनाई जा रही है। हम सड़कों पे घूमते हैं, जाते हैं, कहीं मुझे जय श्री राम कहता हुआ कोई आदमी नहीं मिलता, कहीं कोई झंडा लगाए हुए नहीं मिलता, कहीं कुछ वो करते हुए नहीं मिलता। यहाँ पर आज जहाँ मैं रहता हूँ इसी के बराबर में डीएवी कॉलेज है, आज वहाँ पटाखों की दुकान लगी है और इतने लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, सुबह से लेके शाम तक वो राम मंदिर के जो है उसमें गुणगान गाए जा रहे हैं और सिर्फ वो रेडियो में गाए जा रहे हैं, हम और कहीं उसको देखते हुए दिख नहीं रहे। तो जनता के अंदर जो एक उन्माद और ज्वार होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ तक कि सारे डिपार्टमेंट को कहा गया है कि हर डिपार्टमेंट, जैसे इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट को कहा है कि 5000 लोग प्रतिदिन आपको भेजने हैं, लखनऊ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कमिश्नर को कहा गया है 5000 लोग प्रतिदिन भेजने हैं, उनका जितना खर्चा पानी रहने का सारी चीजों की व्यवस्था आपको करनी है। हर एमपी को टारगेट दिया गया है, हर एमएलए को टारगेट दिया गया है, हर डिपार्टमेंट को टारगेट दिया गया है, सब पूरे सरकारी कर्मचारी मशीनरी उसके लगा दी गई, तब भी वो हाइप जो है जो बनानी चाहिए, बननी चाहिए, वो हाइप नहीं बन पा रही है। तो ये जो उनका फ्रस्ट्रेशन इसमें भी हो रहा है कि वो जो हाइप बनाना चाह रहे थे वो हाइप नहीं बन रही है। जब वो हाइप नहीं बन रही है तो और उनके बीच में जो है ये फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तभी वो राहुल की जब यात्रा असम के अंदर घुसती है, असम में क्या है, असम में 1% वोट का फर्क है, 1% वोट कांग्रेस की तरफ आए, कांग्रेस सत्ता आ जाए, 1% उनसे हट गया तो वो उनकी सत्ता आ जाएगी। अब वहां पर जिस तरीके का हो रहा है, वो जो हेमंत बिस्वा शर्मा वो पूरी तरीके से परेशान, उसकी पॉपुलैरिटी सारी चीज जिस तरीके की हो रही है, तो कैसे यात्रा को डिस्टर्ब किया जाए, उनके लिए असम सबसे बड़ी चुनौती असम है। उसके बाद फिर आकर के उत्तर प्रदेश में उनको चुनौती झेलनी पड़ेगी, तो उत्तर प्रदेश में आकर के चुनौती झेलेंगे, फिर उसके बाद वो जाकर के जब महाराष्ट्र में भी उनको इसी टाइप का कुछ न कुछ महाराष्ट्र में भी झेलना पड़ेगा। ये 3 प्रदेश उनकी यात्रा के अंदर थोड़ा जो है मुझे लगता है कि ज्यादा चुनौतीपूर्ण उनकी यात्रा के लिए हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से जनता के द्वारा इस समय मुझे नहीं लगता है कि मतलब जो है कि पूरी, अब जैसे राजस्थान के अंदर जो भी हुआ कि वहाँ चमारों और धोबियों से चंदा लाए, वो जो झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर उनको वापस करने जा रहे हैं कि चमारों और इनका धोबियों का चंदा इसमें प्रसाद में शामिल नहीं किया जाएगा, अगर शामिल कर दिया जाएगा तो प्रसाद जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। तो ये सब काउंटर जो हो रहे हैं, चल रहे हैं, ये भी एक जनता के बीच, लोगों के बीच लगातार कंटिन्यूएशन जा रहे हैं। तो जो एक हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हाइप जो है मुझे आम जनमानस के अंदर दिख रही है। अभी हम लोग वही बैठे प्लान कर रहे थे, कल हम लोग थोड़ा गांव चलते हैं, 2-3 गांव घूम करके आते हैं, कि शहरों में तो दिख नहीं रहा, गांव के अंदर क्या हाइप दिख रही है, थोड़ा गांव घूम करके आते हैं। तभी हमारे साथी बैठे हुए थे सुजीत भाई, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कल सुबह चलो निकले, जरा 2-3 गांव घूम करके आते हैं, 2-3 गांव में लोगों से मिल के आते हैं कि क्या हाइप है, किस तरीके की क्या चीजें हैं, जरा गांव की पोजीशंस को देख करके आते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बनाने की कोशिश मीडिया के द्वारा जितनी की जा रही है, इसका अगर अल्टरनेटिव मीडिया, मतलब जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, थोड़ा सा भी अगर इसकी क्रिटिसाइज करना शुरू करे, इसकी हवा निकल जाएगी। तो ऐसा
मतलब मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहा कि अयोध्या में मतलब इतना ज्यादा, मतलब सारी बसें लगा दी हैं, 1000 ट्रेनें लगा दी हैं, सारी यात्राएं फ्री कर दी हैं, सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद मुझे वहाँ भीड़ जो है इतनी ज्यादा इकट्ठी हुई होती हुई नहीं दिख रही है। वहाँ पर इतना ज्यादा मुझे हंगामा भी नहीं दिख रहा है, इतना ज्यादा वहाँ पर मतलब अगर इतना हो रहा होता तो अयोध्या की पूरी भीड़ दिखाई जा रही है, अयोध्या में लाखों लोग आ गए, करोड़ों लोग आ गए, कुछ हो गया अयोध्या में हो रहा, अयोध्या का दिखाया जा रहा, क्या क्या हो रहा वो सब दिखाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या में इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये अयोध्या की एक भी तस्वीर अगर आप लोगों ने देखी हो तो बता नहीं, वो दीजिए। तो नहीं दिख रही कहीं। ये हाँ, तो एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप जी। वहां से हैं। हम्म, एक तो धर्म के नाम पे जो हो रहा है वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम्म, कहीं शंकराचार्यों का जो विरोध है वो भी हम्म। लोगों के बीच में तो जा ही रहा है कि भाई धर्म विरुद्ध हो रहा है। तो कहीं एक जो एक कहिए कि दिल से जुड़ाव होने की जगह वो कहीं एक मनमुटाव की ओर बढ़ रहा है मामला। नहीं, उसमें शंकराचार्य ने जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि हम्म, इस तरीके के धर्म, इस तरीके के प्राण प्रतिष्ठा, इससे एक अनिष्ट उत्पन्न होगा, जो अनिष्ट एक हम्म, प्राकृतिक मतलब आपदा हम्म, और दूसरे तरह से जो है आएगा, ये जो बात कही है। और शंकराचार्यों से ज्यादा हिंदू धर्म का रक्षक कौन होता है? तो जी अब जी। ये शंकराचार्य को भी चुनौती देनी शुरू कर दी है। तो हम्म, अभी तक ये बार बार कहते थे कि हर बार सनातन धर्म खतरे में आ गया, हम्म, सनातन खतरे में आ गया। अब हम्म, सनातन धर्म के ध्वजा जो ध्वजावाहक हैं, जब वो विरोध कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं इन्होंने सनातन को बढ़ाया क्या है, क्या इनका सनातन में योगदान है? तो हम्म, ये खुद ही जो चंपत राय ने कहा ना कि इनका सनातन में योगदान क्या है, हम्म, मतलब जो है योगी ने कहा कि इनकी भूमिका क्या रही है, और वो जो है सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसी कोई नहीं है, और वो जो है उनकी बात पे वो नहीं करते। तो क्योंकि योगी जिस पीठ से आते हैं वो सनातन पीठ नहीं है, वो तो वो बुद्धिस्ट नहीं बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट नहीं है, बुद्धिस्ट वो परंपरा क्या ही रहा है वो, मतलब वो तांत्रिक बेसिक, परंपरा। हाँ हाँ वो तांत्रिक परंपरा और दूसरी परंपरा की, तो वो परंपरा का और हम्म, सनातन परंपरा का भी हमेशा झगड़ा रहा है। तो हाँ, भयंकर रहा है वो। वो दूसरी परंपरा से आते हैं, तो हाँ इसलिए उनका भी नहीं। उसमें हम्म, चंपत राय का भी बयान बड़ा मजेदार मतलब जो है वो मतलब आ गया कि जो है इन्होंने सनातन को बढ़ाने में क्या काम किया। तो हम्म, एक जो सनातन को मानने वाले और एक जिस तरीके जो घोर हिंदुत्व के जो लोग हैं, उनके बीच में एक डिबेट बड़ी तेजी से चलने लग गई है कि भाई जो शंकराचार्य हमारे मतलब धर्म के सर्वे सर्वा हैं, हमारे धर्म के भगवान हैं, एक तरीके से भगवान कहते हैं, भगवान है, जब उन्होंने जब कह दिया ये गलत है और एक अनिष्ट कार्य, तो अनिष्ट कार्य में हम क्यों शामिल हैं, या अनिष्ट कार्य में हम क्यों जाएं? राम मंदिर बन रहा बन जाए, अच्छी बात है, जो हो रहा प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हम अनिष्ट में क्यों शामिल होने जाएं? ये कहीं ना कहीं ये चीज भी काम कर रही है। तो जी कई जी। हमारे ब्राह्मण मित्रों से मेरी बातचीत हुई, हम्म, तो उन्होंने कहा ये डिबेट बहुत तेज है, मतलब जो है ब्राह्मणों के अंदर, कि भाई इस तरीके से कि भाई एक जो शंकराचार्य जो कह रहे अनिष्ट की संभावना, तो हम्म, अनिष्ट जब होगा तो जो अगर राजा इस तरीके से करता है तो सारी जो है अनिष्ट प्रजा को झेलने पड़ते हैं, तो ऐसे अनिष्ट कार्य का सहयोग क्यों किया जाए, अनिष्ट कार्य में क्यों जाया जाए? जी। एक ये कहीं ना कहीं इंटरनल डिबेट काफी तेजी से है। तेजी से विघ्नेश जी, आपने कसाना साहब को सुना। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो गौर करने की जरूरत है। तो पहले तो हम चाहेंगे कि जो मुख्य विषय है आज, लोकतंत्र का प्राण तो इन्होंने कह दिया कि पार्टियों के अंदर नहीं है तो बाकी तो कहाँ रहेगा। एक तो ये है। दूसरा कि ऐसे समय में राहुल गांधी एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की अकेले की कोशिश से क्या कितना बर्फ पिघलेगा, ये थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं। और इसके साथ बाद हमारे साथी लोग सरदेव यादव और प्रदीप जी ऑफिस में हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि वहाँ आसपास क्या चल रहा है। ठीक है विघ्नेश जी। जी। देखिए, कसाना जी ने प्रश्न वाजिब उठाए हैं। हालांकि बहुत सारे जो पक्ष हैं, अ, उनको मैं अलग नजरिए से देखता हूँ। जैसे अ, मेरा मानना है कि कम से कम कोई सड़क पे तो है। कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है, हम्म, मेरा ये मानना है। और उस पे लेकिन एक जो बात कसाना जी ने एक नहीं बहुत सारी बातें कही हैं जो सही में बहुत महत्वपूर्ण है और उस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। जैसे अभी अभी एक रिपोर्ट जो आई है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि 2014 से ही राज्यों के जो बजट हैं या राज्यों को जो मिलने वाले पैसे हैं, उनको कम करना, उनके पर कतरने की शुरुआत हो गई थी। पहले भी थी, पहले भी राज्यों यही नरेंद्र मोदी जी थे, इन्होंने गुजरात के
मुख्यमंत्री रहते हुए डिमांड किया था कि राज्यों का हिस्सा जो है 50% होना चाहिए टैक्स कलेक्शन में, और बढ़ा करके उस समय यूपीए की सरकार थी 42% तक ले गए थे। वापस जैसे ही सत्ता में आए मोदी जी, उन्होंने 42 को सीधा 32 पे वापस ला दिया, 32 या 33 पे। तो राज्यों का उस हिसाब से तो पर कतरा ही जा रहा था, वो पहले भी कतरा जा रहा था, पहले भी उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो है, अब तो सच कहा है कसाना जी ने कि राज्यों के हाथ में जो कुछ है ही नहीं, और जो उनके मंत्रीगण हैं या महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो महज कठपुतली हैं। एक इंसान या एक छोटा सा समूह, 4, 5, 10, 50 इंसानों का, वो पूरे देश को कंट्रोल करेगा तो देश व्यवस्था से तो नहीं चलेगी, फिर किसी और तरीके से चलेगी। और मेरा अभी भी ये मानना है, देखिए अब तक राम कुमार जी ने भी बहुत वैलिड पॉइंट्स रेज किए थे, और उनके तो खुद के नाम में ही राम है, और फिर भी उन्होंने वो उत्तर प्रदेश में वो लहर जिसे लोग बोलते हैं, या फिर वो जुनून नहीं देखा जो जनता में होना चाहिए था, आम जनता में होना चाहिए था। मतलब आम जनता भीतर से त्रस्त है, और इतनी बात, छोटी सी बात उनके जहन में जाना शुरू हो गया है कि राम भूख मिटने के बाद ही काम आएंगे, भूखे भजन ना हो ही गोपाला। तो ये बात जनता के मन में आना शुरू हो गया है। दूसरी ओर होता क्या है कि मीडिया पे कब्जे के वजह से, जिस वजह से हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा काम कुछ और था, हमारा काम बस्तियों में और गांव में लोगों के जीवन स्तर को सुधारना होता था, 5वें खंबे के तौर पे, 5वें स्तंभ के तौर पे। और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं जिस वजह से, वो ये है कि मीडिया पे कब्जे के माध्यम से अभी तक वो बात खुल के निकल नहीं पा रही है कि यहाँ पे सिर्फ जो राम कुमार जी ने कहा कि मनुस्मृति से अब शासन व्यवस्था चलाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आरएसएस और वीएचपी वगैरह का की सोच थी। खैर, उनके पास सोच नाम की कोई चीज है, इसमें मुझे शंका है, लेकिन फिर भी कि उनकी सोच थी और सोच है, और वो मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। नहीं, अंदर जाइए, थोड़ा और अंदर जाइए, थोड़ी और गहराई में जाइए, आप पाएंगे कि वो बाजार हैं। आरएसएस, वीएचपी वगैरह जो चला रहे हैं, वो बाजार के लोग हैं। बाजार उन्हें पैसे देता है, बाजार उनका पोषण करता है, और जो बाजार उनका पोषण करता है वो कहीं और से संसाधन नहीं लाता है, कहीं और से पैसे नहीं लाता है, वो आम जनता से पैसे लाता है। और पैसे कैसे लाता है, इसकी एंट्री, ये बात अडानी की अयोध्या में एंट्री या फिर कॉरपोरेट्स की अयोध्या में एंट्री, उसका बहुत बड़े बाजार के तौर पे स्थापित होने का की जो प्रक्रिया है वो चल पड़ना है, वो बता रहा है ये। तो एक तरफ हम बाजार को पूरी तरह से शासन तंत्र के ऊपर हावी होने का मौका दे रहे हैं, और बाजार जो है, ये बात लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि बाजार जो है वो जन कल्याण के लिए कार्य नहीं करता है, वो अपने मुनाफे के लिए काम करता है। बाजार का अल्टीमेट लक्ष्य अपना मुनाफा क्रिएट करना होता है, ना कि जन कल्याण। जन कल्याण अगर जितना भी कर रही है या जितना भी कर सकती है, वो सरकार ही कर सकती है। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जमीन से आए हुए लोगों का समूह ही कर सकता है। कम से कम उनकी जिम्मेदारी है अपने लोगों के प्रति, जो उनको चुन के भेजते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं, बाजार नहीं कर सकता। लेकिन आप सत्ता अप्रत्यक्ष माध्यमों से, आप श्री राम को सत्ता सौंपते हैं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मोदी जी को सत्ता सौंप देते हैं, मोदी जी अडानी जी को सत्ता सौंप देते हैं, अडानी जी
पूरे बाजार में सत्ता का वितरण करते हैं। ये मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे सिर्फ मैंने कहा, लेकिन ये तो मैं समझ रहा हूँ अगर विनय ऐसी जी। स्थिति है जी, जी, जी। अब एक सेकंड, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आप सोचिए कि जो भी बची खुची हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको हम गंवा रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये बताएं कि पश्चिमी देश भले ही बहुत मर्यादा की बातें ना करते हो, लेकिन जो आम आदमी है, जो एक मजदूर, एक श्रमिक तबके का इंसान है, उसे अमेरिका में प्रतिदिन की क्या सैलरी मिलती है, क्या कर लिया था। हाँ नहीं, सब कर लिए थे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी सर्वदेव जी। सर्वदेव जी, अपना माइक वो करिए, ऑन करिए। और चूंकि मैं लगा हुआ था इस पे शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया। अभी ये बताइए कि वहाँ के आप लोग हैं मधु विहार में, दिल्ली के, और कल चूंकि मैं आ रहा था तो पूरा बाजार को भगवा में कर दिया गया था और झंडे बिक रहे थे काफी, और हर दरवाजे पे, हर दुकान पे झंडे लगे हुए थे। तो पहले तो वहाँ की स्थिति क्या है, दूसरा ये आम लोग में कितना उत्साह है इसको लेके। जैसे कि राम कुमार जी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि मतलब मशीनरी का उपयोग हो रहा है, आम लोगों को जबरदस्ती जबरिया वहां भेजने की कोशिश हो रही है, या तड़क भड़क दिखाने की कोशिश हो रही है। आम लोगों में इसकी क्या स्थिति है, मतलब कितना उत्साह है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? देखिए, आम लोगों में उतना उत्साह नहीं है जितना कि लोग दिखा रहे हैं। थोड़ा और साइड, मेरा मानना है कि कल प्राण प्रतिष्ठा होने कैमरा थोड़ा साइड करिए, आप साफ नहीं दिख रहे हैं। हाँ, आप बताइए। अब दिख रहे हैं। हाँ जी, मेरा तो मानना है कि जो लोगों को जो किया जा रहा है वो कल की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में हवा निकल जाए, मेरे को तो यह अच्छा। लोगों में वो भावना नहीं है जो 40 साल की था। वो कल की अपेक्षा आज में काफी अंतर आया। लोग जो है क्या सोचते हैं, बहुत तो लोग हैं कि भैया इनके साथ मिलकर रहना है, वो जाते हैं साथ से जाने, लेकिन आंतरिक जो लोगों की जो भावना है, ये अंदर से उत्साह है, वो कम हुआ, उतना वो फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब जो शासक है जो है कि भाई हमको करना ही करना है, तो किसी की बात तो मानेगा नहीं, तो करना ही करना। लेकिन हम लोग के यहाँ भी जो होता है, जब मकान बन जाता है, पूरा जब ठीक ठाक साफ सुथरा हो जाता है, तभी पूजा पाठ आम जो है नागरिक करता है। लेकिन हेलो, आवाज आ रही है आपकी? यहाँ तो बुरे आ रही आवाज। हाँ, आ रही है। हेलो, जी, यहाँ तो बुरे में कार्यक्रम हो रहा है, जितने लोग शंकराचार्य हैं वो अपने जो है धर्म के हिसाब से, वेद की जिसकी जानकारी उस हिसाब से अपना कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई किसी की बात नहीं मान रहा है कि नहीं हमें तो करना ही करना, और हमारा तो मानना ये है कि देखिए, रावण जो था बहुत विद्वान आदमी और बहुत धर्म में और इस चीज का ज्ञाता था, लेकिन उसने उसकी केवल हठ विद्या ही उसके लिए खतरनाक, किसी देवताओं को ये करना, किसी को बंदी बनाना, किसी पर ये करना। इसी तरह से हमारे जो है शासक की जो है व्यवस्था बनी, जो करना है अपनी मर्जी से करना है, जो करना है किसी की बात नहीं सुनना है। आम पब्लिक में आज के दौर में जो है डर सा बना, अरे भाई कल क्या होगा, कोई इसका कोई पता नहीं, भाई कब क्या हो जाएगा इसका कोई पता ही नहीं है, कब क्या होगा। लेकिन लोगों में आज तो जितने भी लोग हैं इनको बरगलाया जा रहा है, धीरे धीरे जो है ये छटते जा रहा है। यहाँ तक तो ये स्थिति हो गई कि सबको कहते हैं कि राम सबके, सबके अंदर राम बसे में, कोई राम कहीं से अलग से कोई लेके आ नहीं रहा। वो दुनिया को जाते हैं, सारी सृष्टि के रचयिता है, उनको कोई क्या
और जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो जन्मभूमि का जगह है, वहां से 2 किलोमीटर दूर हो रही है। ये तो हाँ, ये भी एक मामला है। पर्यटन केंद्र की तरह बनाया जा रहा है कि नहीं हमको करना है, करना है। हमको बाजार लगा, असली जो रामलला है वो तो वही टेंट में ही। और ये भी हो रहा है कि यदि जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मूर्ति को जो है पूरा नगर घुमाया जाता है, लेकिन उस मूर्ति को केवल वजन बता रहे हैं कि वजन की वजह से मूर्ति को रख दिया गया है और ऐसे ही घुमाया गया। तो ये तो एक अधूरा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अपने आप को जो है दिखाया जा रहा है कि हम जो है विश्व विजेता है और विश्व गुरु है, लेकिन विश्व गुरु जब तक हम अपने आप को बनते रहे उससे नहीं होता जब तक कि आपको विश्व गुरु ना माने। जी जी जी, समझिए। तो ये इस तरह की भावना है लोगों में, साफ है कि भाई कल तक क्या होगा। ले लोग जो यहाँ के जो जुड़े हुए हैं उनको जबरदस्ती बहुत लोगों को टिकट कटाया जा रहा है, व्यवस्था है, गाड़ी भर के ले जा रहे हैं, ट्रेनें भर के ले जा रहे हैं, लेकिन जो वो चीज होनी थी, जो जन में जो उत्साह था वो उत्साह नहीं। ये जो लोगों की भावना थी, जो लोग कहते थे, क्या पहले लोग भजन नहीं करते थे, पहले भगवान को नहीं याद करते थे, लेकिन लोग जो है अष्टयाम वगैरह या जो भी धार्मिक कार्यक्रम जो अपने घरों में या सब करते ही हैं, कोई नहीं थोड़े कि आप एक नई उत्साह लेकर आ देना है, कोई जो आए तो मोदी जी राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। ये भावना है, राम को लाने वाला तो इस धरती पर पैदा हुआ, राम तो साक्षात प्रभु, उनको कोई क्या है। तो इस तरह की भावना से लोगों को आहत है। कुछ बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई उनको ये नहीं पता है कि कुल मिला के जो चलिए धर्म को भी यदि लेके आ रहे हैं, मान लेते हैं, तो धर्म के जो हिसाब से भी वो काम नहीं कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि लोगों का झुकाव भी शायद इतना नहीं हो पा रहा जितना पहले इनको उम्मीद थी। देखिए, जो भी हमारे संस्कृति में, हिंदू में या हर एक धर्म में जो गुरु है या जो आचार्य है उनकी महत्वता है, और वो यदि वो किसी चीज का यदि कोई बहुत निकलवाया जाता है, कहते कि नहीं भैया आज आपकी बहुत नहीं है तो शादी विवाह चल जाता है, सब कुछ चल जाता है, नहीं जी महाराज का ऐसे। जब शंकराचार्यों की एक पदवी है और वो काम मना कर रहे हैं तो आपको कौन सी जल्दी और नहीं आपको करना ही करना। ये लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई इसको पदवी को पूरा कर दो, और इसके बाद रामनवमी के टाइम पर जो है भगवान का जन्म हुआ है उस टाइम पर करो प्राण प्रतिष्ठा, क्या दिक्कत है जी। लेकिन एकदम आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे आपके पास आऊंगा, और आप लोग जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। 22 जनवरी, और ये भी है कि जल्दी ही हो सकता है चुनाव का भी घोषणा हो जाए। तो एक और आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति के हिसाब से वो चलाने की कोशिश है, तो चुनाव भी तो टाल सकते हैं, या कह सकते हैं कि भाई अब हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, अब ये संविधान, तो कहीं ये भी खतरा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव भी ना हो, या क्या आपको क्या लग रहा है? अभी इतना महत्वपूर्ण कैसे? नहीं, इतना आसान नहीं है। कि अभी ये कह दे कि जो है नहीं, अभी वो जो है मनुस्मृति के आधार पर देश लागू हो गया। जी जी। क्योंकि अभी मतलब संविधान नाम की एक धोखा हमारे सामने है, जिसमें जो है तब उसमें संविधान की जो किताब है अंदर कुछ नहीं है, लेकिन किताब है उसका एक धोखा लोगों के सामने है। तो अभी वो संविधान का जो पूरा धोखा है, अभी वो इतना तो मतलब है कि अभी इनको उसके लिए मजबूर ये घोषणा, ऐसी घोषणा नहीं कर सकते हैं, या इस तरीके की इतनी दुस्साहसपूर्ण हिम्मत हमें नहीं लगता कभी ये कर पाएंगे। और करते हैं तो पूरे देश के अंदर एक विद्रोह और एक इस तरीके की हालत पैदा हो जाएगी जिसकी इन्हें कल्पना भी नहीं है। और क्या होगा, जाति संघर्ष भी शुरू होगा, धार्मिक संघर्ष भी शुरू होगा, इतनी बड़े पैमाने पे देश के अंदर मतलब जो है अव्यवस्था फैलेगी जिसका इनको जो ये क्या इनकी 4 पुश्तें संभाल नहीं पाएंगी। मतलब ये इनके बस का अभी इतना आसान नहीं है, तो वो कर पाना इतना आसान नहीं है इनके लिए, जो जिसके लिए। और दूसरी बात, कल जैसे प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा ड्रामा करने जा रहे हैं, नंबर एक बात, एक तो मौसम इस तरीके का हो गया कि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, एक तो इनके लिए सबसे बड़ी बाधा हो गई। दूसरा, मुस्लिम्स में ये उस सब में मैसेज गया है कि कल कोई मुस्लिम्स गाड़ी से बाहर ना निकले, कल कोई मुस्लिम्स अपना प्रतिष्ठान ना खोले, सब लोग अपने घरों में रहें, कोई बच्चे बाहर ना जाएं, कोई इस तरीके का ये ना हो।
ये एक तरीके का एक पूरी तरीके से एक अघोषित मुस्लिम्स में कर्फ्यू का एक ऐलान मतलब अपने आप ही उन्होंने कर लिया है कि कोई भी कल जो है सफर ना करे, कल कोई भी कहीं भी ना जाए, कल कहीं कोई कुछ भी ना हो। तो इस तरीके से दूसरी एक स्थिति ये है कि एक जो तबका अंधभक्त वाला जो है नहीं है, उसको भी डर है कि कल वहां जाएंगे ऐसा ना हो कि बवाल हो जाए। तो जो लोग देखने जाने वाले भी तमाशबीन होते हैं, तमाशबीनों की संख्या भी जो है नंबर 1 कम होगी। और दूसरी ये मौसम बहुत जो यहाँ पिछले 5-6 दिन से सूरज नहीं दिखा है और आगे भी दिखने की उम्मीद नहीं दिख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि जो है कल इनका जो वहां जो ले जाने का पूरा, इसीलिए पूरी मशीनरी लगा रहे हैं कि सब लोग उनको गांव से घरों से उठा उठा करके विभागों को, हर विभाग को लगा दिया गया कि ले लेकर के जाया जाए, किया जाए। और इसके बाद वो हाइप बनाने की कोशिश करेंगे कि लीजिए अब जो है, और उसके बाद जो घुमाने की कोशिश करेंगे पूरे देश के अंदर कि वो जो राम पताका जो है कि अब राम प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और पूरे देश के अंदर एक जो पूरा रथ यात्रा की तरह एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें वो कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके, कल के वाले मामले में इतना बहुत ज्यादा मतलब नहीं होना, लेकिन इसके बाद जो शुरू करेंगे नहीं, वो तो समझ गया, लेकिन इनको चुनाव कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल चुनाव जीतने के लिए ही ये डेट निर्धारित किया गया। तो क्या इतना महत्वपूर्ण हो गया कि वो सारे जो धार्मिक जो तौर तरीके हैं उसको भी इन्होंने साइड कर दिया, या क्या मामला क्या है, या पहले से तय था सब चीज? नहीं, तय नहीं था, तो चुनाव के मद्देनजर ही किया है, क्योंकि अभी उनका है कि अभी इसके बाद तुरंत तो लोकसभा का सत्र बुला के बजट मतलब जो है का जो है प्राथमिक बजट पास करा लिया जाए, चुनाव घोषणा करा दिया जाए, और तब तक पूरे देश के अंदर एक राममय एक माहौल बनता रहे, बनाया जाए। इसकी कोशिश उनकी अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश, और इसी कोशिश के आधार पर उन्होंने इसको किया है। उन्हें रामनवमी ले जाते तो अप्रैल हो जाता, जाकर के अप्रैल में जो है तब तक वहाँ चुनाव निपट जाता, तो वो उनका हाइप बढ़ने का ये वो उनका वो नहीं हो पाता जो है। तो किया चुनाव के लिए ही है, और चुनाव में जाते वक्त भी इनको एक एक अंदरूनी डर भी लग रहा है। डर ये लग रहा है कि एक तो जो जैसे जो कसाना साहब ने कहा कि मैं बहुत सारी बातें मतलब उनकी सैद्धांतिक तौर पे मैं सही मानता हूं, लेकिन इस समय की जो परिस्थिति, इस समय की परिस्थिति में जो कहीं भी थोड़ी बहुत भी हमारी जो डेमोक्रेटिक स्पेस बचाने के लिए जो स्पेस है, उस स्पेस में जो कोई भी कोशिश कर रहा है, उस कोशिश में हमें उसके साथ मतलब जो है मदद करनी चाहिए, और उसके साथ मतलब जो है खड़ा होना चाहिए, और दिखना चाहिए कि हम उस कोशिश में उसके साथ खड़े हुए हैं। हम कांग्रेस के विरोध में, जिन स्टूडेंट पूरी लाइफ हम जो है कांग्रेस के विरोध में लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के विरोध में करते रहे, अब अल्टीमेटली अब जो है राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उसमें एक स्पेस दिख रहा है कि भाई चलो कॉन्स्टिट्यूशन राइट, संविधान रक्षा के लिए कम से कम एक आदमी सड़कों पे निकल करके आया, जिसके इर्द गिर्द 100 बुराइयां, 100 चीजें, 100 कांग्रेस पार्टी एक अलग चीज है, राहुल एक जो कोशिश कर रहा हो एक अलग है। तो इस तरीके की कोशिश हमें करनी चाहिए, जिसके मद्देनजर लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मतलब इनकी जो पूरी कोशिश है कि मायावती को इस अलायंस के साथ ना आने दिया जाए। मायावती अगर इस अलायंस के साथ आ जाए तो ये 40 सीट पे आ जाएंगे, 35-40 सीट पे आकर के खड़े हो जाएंगे। तो मायावती को इस अलायंस के साथ ना आने दिया जाए, इनकी पूरी कोशिश ये है। अब लेकिन फिर भी मतलब जो है कांग्रेस, अखिलेश और लोकदल और चंद्रशेखर, इनका एक अलायंस तो हो ही गया है, लेकिन ये अलायंस भी इनको जो है मतलब 50 सीटों से नीचे ले आकर खड़ा कर देगा, क्योंकि इनके अंदर भी काफी झगड़ा है। यहाँ योगी और मोदी के बीच झगड़ा है। योगी जो है वो मतलब जो है उन्हें योगी को लगता है अगर ये 24 चुनाव जीत गए, तो जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने जो है मुख्यमंत्री निकाल बाहर किया, वहां पर जो है वसुंधरा को नहीं बनने दिया, हमको भी निकाल करके बाहर करेंगे। और आज तक जो है यहाँ पर उसको अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बना दे रहे हैं, अपना डीजीपी नहीं बनाने दे रहे हैं। तो इनके अंदर भी एक दूसरे को हराने, एक दूसरे को जिताने का खेल ये चलेंगे, जिसको लेकर के खुद ही ये अंदर से अपनी दुविधा में ये हैं। तो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि इन सब चीजों को विन ओवर कर लिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है, क्योंकि इतना आसान मुझे नहीं लगता है। लेकिन भाई अब जिस तरीके से करते हैं, जब भ्रष्टाचार, उसमें जो है 420 फ्रॉड सब कुछ मतलब जो है किस तरीके से जीतते हैं, किस तरीके चुनाव मैकेनिज्म ये करते हैं, वो भाई अल्टीमेटली जो है वो कहाँ पर ले जा खड़ा कर देते हैं, वो समझ में नहीं आता है कि वो जो है मतलब सारे डेमोक्रेटिक जितने भी तौर तरीके हैं सब हाशिए पे रख करके, और वो जो है जो डीएम और सारी चीज जो पोस्ट वो करते हैं, सब जगह पोस्टिंग करते हैं, उनको तय करके रखते, चाहे जो भी कुछ हो तो मैं जिता जो दूंगी। उनका जो पन्ना प्रमुख से शुरुआत होती है और ऊपर तक प्रधानमंत्री तक पहुंचता है ऐसा पूरा मसला, वो मैकेनिज्म।
पन्ना प्रमुख के अलावा भी मतलब जो मशीन में क्या होता है या मशीन कैसे करती है, मशीन में मान लिया कोई गिनती आ रही है, अल्टीमेटली सेंट्रल टेबल पे कौन सी गिनती गिनी जा रही, इनमें कुछ आ रहा है, काउंटिंग कुछ भी हो रही, कुछ भी हो रहा, सेंट्रल टेबल क्या चार्ट बना करके और अल्टीमेटली क्या घोषणा कर दी कि आप जाते रहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, करते रहिए फैसला, अभी तो हम डिक्लेयर किए दे रहे हैं। तो अभी जो वो जो पूरे पक्ष, वो जो पूरा मामला है, कम मार्जिन से जीतने वाले लोगों को, हारने वाले लोगों को जिता देने का इनके पास जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म के जरिए कुछ भी ये कर सकते हैं। लेकिन जो अगर फ्रेश और फेयर चुनाव हुआ तो किसी कीमत पे मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता के नजदीक पहुंचने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे जो भी कुछ कर ले। अच्छा, मतलब कसाना जी, आप शायद दिख नहीं रहे हैं। हाँ, अब आप दिखे, नीली वर्दी। तो यही सवाल है दो कि इनके पास बाजार भी है, कॉर्पोरेट्स भी हैं, विदेशी जो बड़े लॉबीज हैं इनके साथ हैं, इसके साथ साथ मीडिया भी है। तो ऐसे में मैंने 22 जनवरी का डेट रखना, वो भी बिना किसी जो मिनिमम एक धार्मिक जो जिसके लिए के आप काम करते हैं और जिस धर्म की आप बात करते हैं, हिंदू धर्म बचेगा नहीं, हिंदू खतरे में है, तो हिंदू धर्म की एक कुछ तो मिनिमम मर्यादा उनके हिसाब से, जो रिचुअल्स के हिसाब से है, वो तक लांघ जाना और चुनाव जीतने के लिए, क्या अब इनके पास और कोई मुद्दा नहीं रह गया है? जिसको ये गारंटी चिल्ला रहे हैं कि मोदी की गारंटी, क्या वो गारंटी इनको चुनाव की जिताने की गारंटी नहीं दे पा रहा है कि अब किसी अपने ही धर्माचार्यों के खिलाफ जाके और ये सब पूरा करना पड़ रहा है? तो कहीं ये अंदर से डर तो नहीं गए हैं या यही इनका रास्ता है? जी देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जैसे ही मंडल लागू हुआ था 7 अगस्त को, जी। तो तत्कालीन रक्षा मंत्री जो अपना उन दिनों में होते थे, जो ईसाई कम्युनिटी से थे, उन्होंने आडवाणी का वृत्तांत कहीं उन्होंने कोड किया है और ये कहा कि आडवाणी ने कहा कि अब कोई मुद्दा नहीं बचा, अब राम मंदिर का मुद्दा उठा लेते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, उनकी स्पीच में कहीं फर्नांडिस साहब का। जी 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 जी, ये वीडियो भी आपने भेजा था सर। जी जी जी। एक बात, दूसरी बात ये है कि यदि ये मुल्क ना बटा होता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक रहा होता, तो आरएसएस वाले नमाज पढ़ रहे होते। अच्छा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। ये सब मतलब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते सारे के सारे लोग। क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू की हो गई है, तो अब इनकी दुकान यहीं से चलेगी और कोई चारा इनके पास है नहीं। जितनी पलटियां इस दुनिया की राजनीति में भाजपा ने मारी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने विश्व में नहीं पलटी मारी होगी इतनी। इनका कोई सिद्धांत नहीं है किसी लेवल पे भी। लेकिन एक कमाल जरूर है, जिसको विपक्ष की राजनीति करने वाले सभी पत्रकारों को और नेताओं को समझना चाहिए। चाइना में एक विद्वान हुए लाओत्से ने किताब लिखी, उसमें कुछ 40-45 सूत्र हैं। उसमें से एक सूत्र है कि नेता असली वो होता है जो जनता के आगे चलता है, पीछे चलता है, आगे नहीं चलता। आज तक ये पढ़ाया जाता है कि नेता सबसे आगे चलता है, लेकिन लाओत्से बोलता है कि नेता हमेशा जनता के पीछे चलता है। हम ये कहें कि भाई बहुत सच्चाई की राजनीति करो, समानुपाती की करो, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है आज की तारीख में। लेकिन इन्होंने कहा कि साहब जो मस्जिद है उसको तोड़ो, हजारों की भीड़ चली गई। यदि उसके आह्वान पे लोग ना गए होते तो ये क्या करते? नंबर 1। दूसरा सवाल है, मीडिया में जो दिन भर हिंदू और मुसलमान की कीर्तन होती है शाम के टाइम, यदि जनता उसको देखना बंद कर दे, टेलीविजन की टीआरपी गिर जाए, तो टेलीविजन वाले मक्कार उसको दिखाना बंद कर देंगे। जनता भी उतनी ही दोषी है जितने इस देश के नेता दोषी हैं। और जनता के साथ साथ अपोजिशन के जितने नेता हैं, इनमें बड़े कद का कोई नेता आज की तारीख में नहीं। उसका वो कद नहीं है कि एक बड़ा दरख्त बन गया है बरगद का, और हम सब लोग जाके जो सेकंड कतार के, फर्स्ट कतार के, तीसरी कतार के लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, मीडिया वाले हैं, उसके घर बैठे हैं, सब बताइए आगे क्या करना है। क्या कोई नेता है ऐसा इस मुल्क में? कोई भी नहीं है। जयंत का जो मीडिया प्रभारी है वो कौन है? अखिलेश का मीडिया प्रभारी कौन है? माया का सलाहकार कौन है? क्या ये इतने कायर और कमजोर हैं कि इन लोगों का इस नस्ल के बिना काम ही नहीं चलेगा? एक सोचने की बात है। माया जिंदगी भर मनुवाद करते रही और मनु उसके नारे से बंधा घूमता रहा। हाई का ड्रामा कर रहे हो भाई। क्लियर कट जब तक आप नहीं होते,
हमारा इस मुल्क के ब्राह्मण से कोई विरोध नहीं है। सबसे ज्यादा पढ़ाका वही कौम है, कम्युनिस्ट भी वही ज्यादा मिलेंगे, पूंजीवादी भी वही मिलेंगे, समाजवादी भी वही मिलेंगे, बसपावादी भी वही मिलेंगे, जयंतवादी भी वही मिलेंगे, ममता के साथ भी वही मिलेंगे, नीतीश के साथ भी वही मिलेंगे, अनपढ़ भी वही मिलेंगे और पढ़े लिखे भी वही मिलेंगे। सारे वाद जितने दुनिया के हैं भारत में, सब में वही मिलेंगे। तो उनकी तो मैं तारीफ करता हूं। उन्होंने झूठ का प्रपंच रच के इस मुल्क में धर्म को स्थापित कर दिया। कल परसों हमने एक पोस्ट लिखी, जो धरती है वो शेषनाग के सर पे है। ये कमाल की बात है, जिसने लिखा और हजारों विद्वान उस पर टिप्पणी कर रहे हैं मूर्खता की। ऐसे ही किसी किताब में लिख दिया कि जो ये सूत्र हैं साहब, हजारों कागज लिखे गए होंगे दलित जो चिंतक हैं इस देश के, कि हमको शूद्र बोलते हैं, भाई तुम उन्हें भालू बोल दो, तुम उन्हें उल्लू बोल दो, कोई लिटरेचर तो लिखो। यानी जो वो बोलते जाते हैं हम सब उसकी टिप्पणी करने में लगे रहते हैं। हम सीधी सी बात है कि इस देश के ब्राह्मण चिंतन के ही फील्ड में हम लोग फील्डिंग कर रहे हैं। उससे बाहर इस मुल्क के किसी नेता का चिंतन ही नहीं है। वो राम मंदिर की तरफ चलेंगे, हम उसके विरोध में चलेंगे। यदि अपोजिशन के लीडर इस पे चुप्पी साध जाए थोड़ी देर के लिए, इस पे चर्चा ही ना करें, डिबेट ही ना करें, जनता कितनी जाएगी? जितना इस मुल्क में हिंदूवाद को अंबेडकर से लेके दलित के सारे चिंतकों ने विकसित किया है, उसको लाभ पहुंचाया है, उसको गाली दे देके। एक अब दो सवाल देखिएगा। रामायण में आया साहब कि शंभू को मार दिया, मान लिया, और भी तो अच्छी बात आई होंगी, उनको भी पकड़ लो। दूसरा सवाल है कि साहब यदि वेद की वाणी जो है दलित के कान में चली जाए तो शीशा भर दीजिए। पहला सवाल तो ये कि क्या पूरी दुनिया में पिछले 5000 साल में किसी के कान में शीशा भरा गया? क्या शीशे को घर में पिघला सकते हैं? दूसरा सवाल ये, क्या वेद बेचने वाली दुकान पे सीसीटीवी लगा था, जहां से आप वेद खरीदेंगे और दिखाई देगा ये दलित जो वेद लेके जा रहा है अपने घर? दूसरा, जब आप वेद पढ़ेंगे तो क्या दलित के घर में सीसीटीवी कैमरा है जो पता लगेगा प्रधानमंत्री कार्यालय में फला जो दलित है वो वेद पढ़ रहा है? तो ये अनर्गल जो डिबेट है सारी की सारी, उन्होंने इस मुल्क के चिंतन को साइड में कर दिया। जो सही दिशा का चिंतन है, जैसे हम कृषि प्रधान देश हैं, हमें पशुधन की तरक्की करनी है, हमें कृषि की तरक्की करनी है, हमें व्यापार की तरक्की करनी है, हमें उत्पाद ज्यादा बनाने हैं, उनको बेचना है, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करनी है। पूरा तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, खाने का तेल जिस मुल्क में नहीं बचा, हमारे पास कृषि सरप्लस है, क्योंकि यहां जानबूझ के किसान की कमर तोड़ी जाती है। और जब सर्वे निकल के आते हैं 20 लाख करोड़ साल का, इस देश की मक्कार सरकारें किसानों को नुकसान पहुंचाती हैं उपज के दाम पे एमएसपी ना देना। केवल 6% एमएसपी किसान को मिलती है। इस संसद में किसी को चिंता नहीं है। यानी वो तो यहाँ मैं से समझ रहा हूँ सारे काका जी, बुद्धिजीवी, सवाल ये सारे था। बुद्धिजीवी जो है अल्टरनेटिव मुद्दे पे चले गए। हमें इससे अलग हटके, अब जैसे मान लिया, ये देखिए उनके पास पावर है, वो कुछ भी करेंगे जो जिससे उनका लाभ होगा। जो अपोजिशन की सोच के लोग हैं, अपोजिशन भी नहीं कहेंगे, सही दिशा में मुल्क की तरक्की चाहते हैं, उनको अपनी एनर्जी इस सरकार को बदलने में कैसे हम काम करें उस पर लगाना चाहिए पूरी एनर्जी, ना कि इस पे वो क्या कर रहे हैं उससे क्या होने जाएगा। कोई फर्क इससे नहीं पड़ना है। जितने झंडे पीले बना सकते थे बना लिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि साहब ये आखिरी तरकस का तीर था, आगे क्या होगा? देखिए, मक्कारी की कोई लिमिट नहीं हुआ करती, मक्कारी किस हद तक चली जाएगी कोई लिमिट नहीं है। कल ये कुछ लोग आवेश में आ जाएं, किसी मुस्लिम भाई के साथ बदतमीजी कर दें, बात का बतंगड़ खड़ा हो जाए, क्या मुल्क का नुकसान नहीं होगा? इंदिरा गांधी, मैं अपनी बात खत्म करता हूं, इंदिरा गांधी के दौर में नसबंदी का एक मामला चला, उसने यही टारगेट जो अभी दूसरे साथी बता रहे थे सब टारगेट दिए हैं, यही टारगेट इंदिरा गांधी ने भी दिए थे। और उस टारगेट में चौधरी साहब हमारे इलाके में आए थे जो प्रधानमंत्री थे। एक लड़का स्टेज पे आया मेरे पास के गांव को, उसने कहा साहब मेरी शादी नहीं हुई, मेरी भी नसबंदी कर दी। वो माइक से उसको दिखाया गया और वो बताया गया, और उस एक बदतमीजी ने कांग्रेस की सरकार को पलट दिया था। बदतमीजी ही इस सरकार को पलटेगी। और ये जनता जो है, हमारे मानना होता है जो थोड़ी सी समझ राजनीतिक रखते हैं कि जनता एक रॉ मटेरियल है, जनता सब जानती है और हमसे बेहतर जानती है। जनता जरूर फैसला करेगी, सही दिशा में करेगी। बस दिक्कत यह है कि हमारे एक्टिविस्ट समझदार हो जाएं, हमारे जो मीडिया वाले एल्टरनेटिव हैं वो ठीक हो जाएं, और जो ये नेता हमारे हैं इनको सद्बुद्धि आ जाए। क्योंकि ये नेता जो हैं ये आधे आधे हैं, जितने भी नेता हैं खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, ये आधे इधर है आधे इधर है, ये साफ नहीं है। क्योंकि इनको आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई है। ये स्पष्ट नीति ना अखिलेश के पास है, ना जयंत के पास है, ना नीतीश के पास है। नीतीश को तो पलटू राम बोलने लगे। यानी एक आदमी सबसे बुजुर्ग है, सबसे समझदार है, बहुत सौम्य है, यदि वो आदमी एक जगह खड़ा रहा होता तो शायद वो इस देश की तकदीर बदलने में सक्षम रहा होता। लेकिन कोई भी नेता मजबूती की तरफ नजर नहीं आता और साफ गोई के साथ नजर नहीं आता। धन्यवाद जी। लेकिन चूंकि आपने बहुत सारे क्या बोलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया है।
तो मेरा केवल इतना इतना कहना है कि दो चीजें हैं, एक तो पॉलिसी लेवल पे या एक दूरदर्शिता के लिए स्तर पे क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जनता तो सही बात है कि वो कभी भी बदल देती है, और एक कोई गलती हुई फिर वहां से चीजें पलट जाती हैं। सवाल यह है कि आज कंटेम्प्रेरी समय में 3-4 महीने बाद चुनाव होना है, अप्रैल मई में चुनाव हो जाएगा, तो वहाँ उसके मद्देनजर अभी क्या क्या प्रयास, खास करके इंडिया अलायंस है, तो इसको कोसने से कितना इसको फर्क पड़ेगा बीजेपी को, या बीजेपी के जितने अनुषांगिक संगठन है, आरएसएस है, ये तमाम लोग, इन पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं इंडिया अलायंस का। दूसरा, यदि सही मायने में बीजेपी को कोई टक्कर देनी है, तो इंडिया अलायंस को क्या क्या अभी करना चाहिए तत्काल, इन 3-4 महीने में, थोड़ा सा मैं इस पे जानना चाहता हूँ। माइक बंद है, आवाज जी। हाँ, माइक बंद है, माइक बंद है। माइक बंद है सर। हाँ एक तो ये हाँ। सवाल है कि यदि अलायंस बन जाए और ये जीत भी जाए, कल इनमें जूता बाजार नहीं होगा तो इसकी गारंटी कौन लेगा? जी। पूरे देश की अस्मिता खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। यानी जैन के पास एक सांसद, वो भी जोड़ तोड़ के बना। जनता में जो आवाज आ रही है, इनको विलय करने में क्या दिक्कत थी? यानी आपकी ईगो बड़ी हो गई इस मुल्क से। क्या मुल्क के लिए आप इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? कांग्रेस मान लिया वो एक अलग वो है, उनकी व्यवस्था है, लेकिन ये तो एक ही परिवार था। तो हमारा, मैं जनता के रूप में ये कहता हूं कि जो हमारा परिवार था वो तो एक हो जाओ कम से कम। कम से कम इस दौर में तो आप अपने इस पार्टी वार्टी के चक्कर से बाहर निकलो। लेकिन वो तब भी नहीं निकल रहे जब उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सड़क पे खड़े सीधे सीधे। और यदि वो नहीं निकलेंगे तो इसके उल्टे परिणाम भी नजर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सरकार बनने जा रही है। जो देश का माहौल है वो माहौल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर पहले से बदल चुके हैं। एक बात कह के मैं खत्म करूंगा, इमरजेंसी के दौर में जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे वो जेल में थे, लेकिन उनके फॉलोवर जो बाहर थे वो समाज के बीच और उन प्रतिष्ठित लोगों के बीच की कड़ी थे। आज मौजूदा राजनीति में वो कड़ी खत्म हो गई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे पास ना तो प्रतिष्ठित लीडर हैं, ना समाज के बीच में जो हम दोयम दर्जे के लोग हैं वो बेहतरीन कड़ी हैं। ये हमारा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि हम पाट लेते हैं तो हम सही दिशा में सफलता की तरफ हैं। यदि इस बात को नहीं पाट पाते हैं तो हम सफलता की तरफ नहीं जाते, नहीं जा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद कसाना जी। आप बने रहना चाहें तो खुशी है, और आगे भी हम आपसे बात करेंगे। राम कुमार जी, अब हाथ उठा रहे हैं उंगली, तो आइए इस पे मुझे आप। मुझे कसाना जी की 2-3 बातों पे थोड़ा जो है मतलब कहना था। नंबर 1 बात, जनता को, इस देश की मूर्ख है, इस बात को कहने के पीछे हमें अपने गिरेबान में खुद झांक के देख लेना चाहिए। बाद में तो भगवान भी बोला उन्होंने कि जनता का राजनीतिकरण करने की जो प्रक्रिया पहले हुआ करती थी, जनता के साथ लगातार जो उनकी जिंदगी से जुड़े जो आंदोलन होते थे, उन आंदोलनों को करने की प्रक्रिया को हमने पूरी तरीके से मतलब जो है बंद, सारी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम ने बंद कर दिया है। शायद ऑल इंडिया हड़ताल 89 में हुई थी, 89 के बाद कोई भी ऑल इंडिया हड़ताल हुई हो किसी इशू पे, या कोई भी इस तरीके का किसान आंदोलन छोड़ दीजिए, किसान आंदोलन को मतलब जो है सिर्फ मतलब जो है एक उदाहरण है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के अलावा दूसरी तमाम प्रक्रियाएं मतलब जो है रुकी हैं। तो इसलिए जो है जनता को राजनीतिकरण करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रियाओं को करने की जो बात मैंने शुरू में कही थी कि हम अपने रोल से पीछे हट गए। हमें लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इस गठबंधन की सरकार को बिठा दे तो हमारा काम खत्म। वो सरकार में आते हुए भी काम नहीं खत्म करते, दिन रात अपने काम पे लगे रहते हैं। उनकी अपनी जो प्रक्रियाएं सुबह 6 बजे से पार्क से शुरू होती हैं, रात तक चलती हैं उनके पास। तो वो एक सिस्टम है जिसके ऊपर अलग से बैठ करके बहस और बातचीत हो सकती है और उसके ऊपर एक बातचीत की जा सकती है। दूसरी बात, ये जो मोदी इस चुनाव में प्राण प्रतिष्ठा करने के बावजूद भी घबराए हुए हैं लखनऊ के अंदर, मतलब जो है आज तक ऐसे मैंने पोस्टर नहीं देखे हैं, मोदी भाईजान करके पोस्टर लगे हुए मुस्लिम्स की तरफ से, मोदी भाईजान। मतलब जो व्यक्ति मुस्लिम्स के साथ बैठना पसंद नहीं करता था, मुस्लिम्स के साथ जो टोपी पहनना पसंद नहीं करता था, वो जो है अजमेर शरीफ चादर भिजवा रहा है और मुस्लिम भाईजान मतलब जो है भाईजान
हाँ, और मोदी भाईजान के जो है मतलब पोस्टर लखनऊ जैसे शहर में लगे हुए हैं, इसका मतलब वो कितना घबराए हुए हैं अपने अंदर से। जिसको कहते थे कि इनका हमें वोट ही नहीं चाहिए, उनके भाईजान बन रहे हैं और वो चादर भिजवा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर से वो खुद ही इतने खोखले हो गए हैं। बशर्ते ये हारने के बाद जूतम पैजार होगी कि व्यवस्था ठीक चलेगी, क्या नहीं होगी क्या नहीं, वो तो मतलब अलग तरीके की जो है प्रोसेस और नहीं, प्रक्रिया एक चीज और, हाँ, इसमें एक चीज और है कि ये जितना मतलब जो कहते हैं सीना तान के मोदी की गारंटी, मोदी है तो गारंटी है, तो इसका मतलब कि ये जितनी गारंटियां हैं वो अब काम नहीं आने वाली। अब राम के अलावा राजस्थान में तो कह दी हुई गारंटी कुछ नहीं, चुनाव में थी, अब खत्म हो गई गारंटी। अच्छा इस तरह की तमाम गारंटियां वो कहते हैं कि भाई हाँ, चुनाव की गई तो खत्म हो गई गारंटी, चुनाव अच्छा, के लिए गारंटी थी, चुनाव के बाद गारंटी खत्म। तो वो हम्म, जो गारंटी की बात कही जा रही है वो एक अलग सवाल है। हम्म, कल यहाँ पर गोंडा में एक MP मतलब जो है वो मोदी आवास, प्रधानमंत्री आवास की चाबी दे रहा था, और उसे मतलब वो जो उसके संचालक ने पूछ लिया, माता जी किसी को मतलब जो है वो घूस तो नहीं दिया? उसने कहा 30,000 दिया तब आवास मिला मुझे। अच्छा, हाँ, ये मेरे 30,000 तीस पब्लिक में हजार आ गया दिया मामला। तब। तो वो हाँ, वो वो मीडिया में चल रहा। MP कह रहा बहुत सीरियस बात है ये, मतलब जो है इसको थोड़ा नोटिस करना चाहिए। तो क्या, उनके अंदर क्या व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, आम आदमी भी समझ रहा, चीजें भी समझ रही, और आम आदमी हम लोगों से ज्यादा समझ रहा है। जी 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 जी, मतलब वो इन्होंने जो एक फोबिया जो फैलाया है मुसलमानों के खिलाफ, कि ठीक है मुसलमान ठीक किया जा रहा है, अब वो ठीक होते होते हम भी ठीक होने लग गए हैं। अब ये उनको जी समझ में आ गया है कि जी जी, मुसलमान तो जितने ठीक होने थे ठीक हो गए, लेकिन अब हम हाँ, ठीक हुए जा रहे हैं। अब ये लोगों हाँ, को समझ में आने लग गया है। जी तो जी इसलिए जो है ये चुनाव में तो इतना आसान उनको नहीं है, इसलिए जो है जी। एक चीज और है, चूंकि अब लगे हाथ बोल देते हैं कि एक जो स्ट्रेटजी है इंडिया अलायंस की, वो ये है कि एक के खिलाफ एक, तो वो कितना मतलब सफल नजर आ रही है। मतलब अभी तक तो वो जो माहौल बना है उसमें सब राजी हैं। 100% इनको जो है सब जगह मतलब जो है मुंह की खानी पड़ेगी, हर जगह सब है। जगह मुझे मुंह खानी पड़ेगी। जी जी। तो विघ्नेश जी, आपने कसाना जी को भी सुना कि लीडर जो है जनता के आगे नहीं, जनता के पीछे चलता है। दूसरा जो डेमोक्रेटाइजेशन है विद इन पार्टी, और एक तो ये है, दूसरा कि वो लोग जो एक ही पार्टी से निकले, अलग अलग दल बनाए हुए हैं, उनका एक विलय हो। और स्वाभाविक रूप से उनकी भी चिंता है कि इस जो सिस्टम चल रहा है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है नहीं, एक सही मायने में डेमोक्रेटाइजेशन हो। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब कि वो जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है उसके पास भी पावर और साधन और संसाधन जाए, या वहां से चीजें चले। तो इसमें माने गारंटी काम नहीं आ रही है, केवल और केवल राम लला ही बचाएंगे। हालांकि जो पोस्टर दिख रहा है कि वो मोदी जी राम लला को लेके जा रहे हैं। मोदी जी का कद जो है मैंने 10 फीट है, तो राम लला का कद जो है 2 फीट के आसपास है। तो अब ये यहाँ तक स्थिति आ गई है, या ये मतलब यही होना था। देखिए, जहां तक कसाना जी के सवालों का प्रश्न, तो वो एक बहुत लंबा डिस्कशन है, वो एक वो लंबे लंबा, जी विमर्श जी की जी, बात है। हम्म, आ, फिलहाल जो स्थिति है, या तो हम उस पे देखें या फिर लंबे डिस्कशंस पे जाएं। हम्म, तो मुझे लगता है कि फिलहाल वाली स्थिति अभी दिखनी चाहिए हमें, जी क्योंकि जब आम जनता तक मीडिया के माध्यम से सही संदेश नहीं पहुंचता, हम्म, पार्टियों, राजनीतिक दलों से आप असंतुष्ट होते हैं। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं उनकी भावनाओं को। आ, बहुत सारी कमियां हैं, हजारों लाखों तरह की कमियां हैं, और कमियां आज से नहीं है। जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, ये वही समाज है ना जिसमें कौरव और पांडव दोनों लड़े। हम्म, कौरव बुरे थे क्योंकि साड़ी खींची, पांडव बुरे नहीं थे
जिन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया जुए में। ये समाज पहले अपने अंदर झांके, 5000 साल के इतिहास में झांके। हर जगह पे उन्हें अनैतिक और अत्याचार का, अनैतिकता और अत्याचार का पूरा घोल, वो जो मिश्रण है वो मिलेगा। वही ब्राह्मण और राजपूत राजा थे ना जो स्तन कर लेते थे, ब्रेस्ट टैक्स लेते थे उस वक्त, और दलित महिलाओं को देना होता था। उस वक्त कहां थे ये राम वाले, कहां थी वो मर्यादा? हम जितना सभ्य हो पाए हैं उतना हुए हैं, वापस असभ्यता की ओर जा रहे हैं। तो कम से कम जितनी सभ्यता बची है उसको हम पहले कैसे बचा पाए, प्रश्न ये है। जितनी सभ्यता बची हुई है उस सभ्यता को बचाना। मैं रामकुमार जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं कि थोड़ी थोड़ी तंद्रा टूट रही है लोगों की। अच्छा, मीडिया के माध्यम से संदेश नहीं जाता, जिसको मैं कहते कहते दूसरी दिशा में आ गया, लेकिन एक गरीब इंसान को क्या अपनी स्थिति नहीं दिखती? रोज के रोजाना के जिंदगी में जो दैनिक जिंदगी होती है हमारी, उसमें तो दिखती होगी ना कि सेठ कैसे शोषण कर रहा है, या फिर जो अपर कास्ट हैं वो किस प्रकार खुद सुविधा भोगी हैं और हमारे 300, 350 या 400 रुपए की दिहाड़ी पे प्रश्न खड़ा करते हैं। वो तो देख रहा होगा ना होता क्या है। हम पहले वो 4 जातियां थी जो शोषण में सम्मिलित थी, आज उसमें आज हर जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पैदा हो गए हैं। हर जाति में। मैं किसी पर्टिकुलर राजनीतिक नेता की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो दलितों के नेता में ब्राह्मण है, उनके ऐशो आराम कुछ और है। नहीं, मैं सवाल यही था विघ्नेश भाई हाँ, तो नहीं हाँ, मैं जी अभी जी अब उस पर नहीं जा रहा हूँ, वो जी उनका अभी इस जो मुद्दा है उसी पे हम आ रहे हैं जी जी कि जितनी गारंटी दे रहे हैं सीना तान के, और ऐसे ऐसे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं और बैनर दिख रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी की ये गारंटी, मोदी की वो गारंटी। क्या ये गारंटियां अब किसी काम की नहीं है? अब केवल राम ही उनको या राम की राजनीति से ही करेंगे, या अब क्या मतलब कोई और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए इतनी देखिए छटपटाहट है? देखिए जनता को तय करना है मोदी जी की क्या गारंटी है। ये तो हमने देखा है, 10 सालों में हमने देखा है, लोगों ने भी देखा है उनकी क्या गारंटी है। आपको 15 लाख मिल गए होंगे, या फिर 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से रोजगार मिल गया होगा, या क्या है वो तो जनता देख रही है। मुझे ये लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि प्रश्न ये खड़ा है कि क्या हम कुएं में छलांग लगा के फिर कहेंगे कि अरे हम तो डूब रहे हैं। अगर हम कुएं में छलांग लगाएंगे इस बार, तो डूबने से बचाएगा कौन? डूबने से बचाएगा कौन? हाँ, वो मायावी लोग हैं, बाजार हैं, वो भाईजान भी बन सकते हैं, जैसा रामकुमार जी ने बताया। मोदी वो भाईजान। भाईजान भी बन सकते हैं और वो भ्राताश्री भी बन सकते हैं। लेकिन जनता को क्या चाहिए ये जनता को तय करना है। ठीक है, ये भी मानता हूं कि जो तथाकथित मीडिया है उसे
लगभग 2/3 लोगों ने देखना छोड़ दिया है। लेकिन उसे सिर्फ देखना छोड़ने से क्या लोगों का कल्याण हो जाएगा, या फिर उनके जो अपने मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो एक समाज के तौर पे, एक कामगार के तौर पे, एक समाज के तौर पे, या फिर एक वर्ग विशेष के तौर पे, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके तौर पे, चाहे वो एक बीमार व्यक्ति हो, वो भी एक वर्ग है। और आप देखिए कि 22 तारीख को दिन भर एम्स का ओपीडी काम नहीं करेगा, आदेश दे दिया गया है उन्हें, वो इवेंट मनाएंगे। तो आप मैंने कुल मिला के ये है कि जो गारंटियां दे रहे हैं वो गारंटी काम नहीं आ रही है। शायद ये डर है कि अब केवल और केवल राम ही बचा पाएंगे। तो राम, मुझे जहां तक लगता है कि अब राम अपने आप को बचाएंगे, अपनी प्रतिष्ठा बचाएंगे। अगर उन्हें बचाने जाएंगे तो राम की अपनी प्रतिष्ठा खतरे में आ जाएगी। जी, तो मैंने कुल मिला के जो प्रतिष्ठा है मतलब राम की नहीं, मोदी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बिल्कुल 100%, 100%। जी जी, कसाना साहब हंस रहे हैं। जी, मैं इस सवाल यही था और मैं चाहता था कि हमारे वक्ता लोग बोलें कि प्रतिष्ठा दरअसल राम की हो रही है या किसकी हो रही है और क्यों हो रही है, इस पे थोड़ा सा कसाना जी। उसमें प्रतिष्ठा हमारे लिए नया शब्द है, हमने इसको पहले सुना ही नहीं था कभी। जी जी जी, हाँ। तो हमें प्रतिष्ठा तो समझ में नहीं आती। दूसरा, हम जिस परिवेश में पले बढ़े वहां पूजा वूजा का कोई चक्कर नहीं, मंदिर कोई जाता नहीं। 5-6 पीढ़ी का तो इतिहास मैं जानता हूँ। तो ये प्रतिष्ठा तो हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, चुनावी बिल्कुल जरूर इनका है, चुनावी मुद्दा है। और ये लोग जिस तरह भी कुछ भी करके, हमने बताया ना, यदि देश न बटा होता तो ये सब नमाज पढ़ रहे होते राजनीति करने के लिए, क्योंकि मेजोरिटी उधर होती। और एक कमाल और है, पूरे मुल्क में 30 साल से तो हम लोग प्रोफेशन में भी हैं, जो लोग कल तक बहुत बड़े वाले सेकुलर थे, आज वो बहुत बड़े वाले हिंदू हैं। और कल सरकार मान लिया बदल जाए, फिर सेकुलर की बन जाए, तो ये जो बहुत बड़े वाले हिंदू थे, बहुत बड़े वाले सेकुलर बन जाएंगे। अच्छा, बहुत बड़े वाले, बहुत बड़े वाले सेकुलर हो जाएंगे दोबारा से। बीच में और नहीं रहते। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े दिग्गज लॉयर्स को देखा, जो कल तक बहुत बड़े सेकुलर की पूछ हुआ करते थे, वो बहुत बड़े हिंदू हैं आज की तारीख में। तो ये एक विडंबना है और ये व्यवस्था है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि हमारे यहाँ उस तरह के लोग पैदा नहीं हुए जिन्होंने धर्म और राजनीति को अलग किया होता, लोगों को एक सच्चा इंसान बनाने का प्रयास किया होता। उसमें जो कुछ मौजूदा है वो तो है ही है। शिक्षा नीति के साथ कहीं बहुत बड़ा खोट है कि हमको वो कहीं चोर, उचक्का, घटिया और चेहरे बदलने वाला, सही बात ना बोलने वाला, कहीं इस तरह के नागरिक हम लोग तैयार कर रहे हैं। सीधी सच्ची बात करने वाले लोग, अब तो समाज में मेजोरिटी इस तरह की हो गई है, उनको पागल कहा जाता है। जो सही बात करे उसको पागल कहा जाएगा। और एक चीज और भी है, पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग भी थे, जो मेंबर मेरी एक फाइल 2 साल तक नहीं समझ सकते पढ़ के, वो बड़े नेता थे और हम छोटे नेता थे। हमें वोट ही नहीं मिले, चौथे नंबर पे हम लोग रहे और उनको लाखों वोट मिले। और वो सारे बैठ जाए, एक टीवी चैनल पे बुलाया गया तो जो वहां का प्रभारी था उसने कहा, साहब ये मैं जानता हूं कि यहाँ क्या असलियत है, आप कौन है, ये कौन है। लेकिन मजाक हो रहा सीधे सीधे, उस एडिटर ने भी कहा बेचारे ने। तो हंसी छूटती है। और जनता किस तरह की चीज पसंद करती है। एक कमाल और है, भाजपा में जो एमपी बने, इसे हवा कहें चाहे जो कहें, जीत उनकी हुई। और ये संसद के तरीके से जीत है, संवैधानिक जीत है, इसको हम गलत नहीं कहते, चाहे मीन्स कोई भी अपनाए हो, जो भी अपनाए जी, जो भी रहा हो। लेकिन वो लोग सांसद बने जिनका मेंटल लेवल पार्षद के लेवल का नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम कई मिनिस्टर से मिले, उन गधों को अपने डिपार्टमेंट की भी समझ नहीं थी। ये खवा है। और अब जो चुनाव है वो चुनाव हवा से ही होता है, इंडिविजुअल कोई आदमी कोई ताकत नहीं रखता। तो बात यह है कि जो मैं लौट के वहीं आता हूं, जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं वो अपनी एकता कायम करने में और वो हवा बनाने में नाकामयाब हैं। यदि वो इसको जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाए तो हवा नहीं बनेगी और फिर कुछ और होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, उनको सद्बुद्धि मिले कि वो इस परसेप्शन को डेवलप करें, एकता कायम करें, अपने आप को अच्छे आदर्श पे ले जाएं और उस हवा को बना दें जो हवा काउंसलर के लेवल के आदमी को सांसद बना देती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कसाना जी।
और सरदेव जी, ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, अब मैं यहाँ से थोड़ा बाहर निकलना चाह रहा हूँ, तो कहीं ये तो 22 को, कल 22 है, खत्म हो जाएगी। फिर से जो राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह से मतलब मतलब मीडिया में बहुत कम कवरेज मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी चीजें आ रही हैं। और क्या फिर से ये जो जितना कुछ बना बनाया इन्होंने सिराजा खड़ा किया है, वो कुछ टूटेगा? क्योंकि 1.5 2 मतलब मार्च तक की यात्रा है। नहीं नहीं छूटेगा, बहुत टूटेगा और बहुत फर्क पड़ेगा। और अभी तक जो जितने भी इंडिया अलायंस के लोग, जो पार्टियां हैं, वो अपने मास लेवल पे कोई काम नहीं कर रही। इनको मीटिंग करके और एक ये तो चाहेंगे कि इनमें छूट पड़े और ये अलग अलग हो जाए, जब तक एक नहीं होंगे तब तक कामयाबी नहीं होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रिपोर्ट है, जैसे जी हम लोग के एरिया में लोग जो है घूम घूम कर जबरदस्ती झंडे पट्टे लगा रहे हैं। यहाँ तक हमारी खटावी टोली इधर एरिया की तरफ जो है कोई आया हुआ बता रहा था कि वहाँ ऐसा माहौल बन गया है कि झगड़ा ना हो। अच्छा। मैंने कहा कि ऐसा माहौल बवाल हो जाए, लोग सहमे हुए, और उसमें वहाँ का भी नहीं शर्मा हुआ। उसमें जो है पिछला जो है हिंदू भी शर्मा, जिसको हिंदू ही मानते ही। तो मैंने कुल मिला के जो कहिए कि उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश है कि इसके जरिए कुछ किया किसी तरह से उन्माद फैलाया जाए, या ऐसा ना हो कि कोई ऐसा करना हो जाए कि उसका बेनिफिट लिया जाए, या हो सकता है इलेक्शन ही टाल दिया जाए। इलेक्शन ही टाल दिया इस जी। तरह का माहौल हाँ वोट बना करके लोग जीतते हैं। जी, ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रहा है, प्रतिष्ठान हो रहा है, ठीक है, सब हो रहा है, वो सभी बात है, लेकिन एक झुंड बना करके और जबरदस्ती किसी को टीका लगा करके एक छोटा सा सब जी जी, एक छोटा सा सवाल है सरदेव जी। आप चूंकि मधु विहार मार्केट में हैं, कोई भी मधु विहार मार्केट का जो व्यापारी है, ये जो दुकानदार है, यदि 2 दिन किसी ने कोई बवाल मच जाए और एक हफ्ते दुकान बंद करनी पड़ी, तो क्या कोई भी व्यापारी चाहेगा कि अपना नुकसान कराए? व्यापारी नहीं चाहेगा। इसमें जो है लोग बाहर बाहर से लोग आए हैं, और ये अभी तो हमें रिपोर्ट है कि भाई बाहर के लोग आए हुए और घूम रहे हैं, और जबरदस्ती को पहचान नहीं को कहाँ से है। अच्छा, बाहर ही ज्यादा लोग। नारे लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ, बाहर हर एक सोसाइटी को जहाँ नहीं लगाना चाह रहे वहाँ भी लगा रहे हैं जबरदस्ती। अच्छा, इस तरह की अभी बातचीत हो रही थी, तो क्या है, उसके बाद ये कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कि हम लोग तो ये ऑफिस में ही बैठे हैं, हम लोग तो नहीं गए, लेकिन पता नहीं ऐसा हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए, राहुल की कोई कुछ भी कहे, राहुल की यात्रा बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक। विघ्नेश जी, विघ्नेश जी, जी जी, सवाल वही है कि 22 को तो कल खत्म हो जाएगा ये जो भी है, मतलब कर्म कांड के नाम पे, और ये मानेंगे नहीं, जो भी जैसा भी है करेंगे। सवाल यह है कि यात्रा शुरू हुई है, उसकी भी धमक सुनाई देने शुरू हो गई है, और इधर इंडिया अलायंस का पूरा मीटिंग लगातार चल रही है। कोशिश वहां भी हो रही है कि एकता बने, बड़ी एकता बने, और कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी व्यक्तिगत अहम के वजह से इतनी बड़ी जो खतरे के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। कोई खतरा तो केवल कांग्रेस के लिए नहीं है, छोटी छोटी पार्टियां अभी शिवसेना को जिस तरह से तोड़ा और उसको लेजिटिमाइज किया, तो वो तो खतरा तो सबके लिए भी है। तो क्या एक तो राहुल की यात्रा से कोई मतलब इसके जो पूरा हवा बनाई गई है, उस वो हवा निकलने की कोई चांस लग रहे हैं? दूसरा, इसके जरिए क्या इंडिया अलायंस के बढ़ने का कोई और उसको और मजबूती मिलने का कोई आधार दिख रहा है? ये 2 चीजों पे बात करते हैं, उसके बाद क्योंकि लंबा समय हो गया है, और बात इतनी है कि मुझे लगता है कि जो जो मुद्दे उठे हैं उन पे अलग से हम एक एक टॉपिक पे घंटों बहस करके और एक बेहतर कुछ चीजें लेके आए। तो पहले तो इस पे बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट राम कुमार जी के पास पहुंचेंगे। जी। आपने जो
सवाल किया ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, एक एक पक्ष ये है कि इंडिया अलायंस गुरुदेव जी, आप थोड़ा अपना स्पीकर बंद कर दीजिए, माइक। हाँ जी, हाँ बोले। जी, जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, तो एक पक्ष ये है कि इंडिया अलायंस अपने भीतर बहुत तेजी से सर्वसम्मति को दर्शाने में सफल नहीं हो रही है। और दूसरा इसका एक और पक्ष है कि यहाँ भी मीडिया का दखल है, चाहे उनमें आपसी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई हो और जो भी चल रहा है वो उनकी स्ट्रेटेजी का बहुत सारे राज्यों में पार्ट हो, फिर भी मीडिया ऐसे मुद्दे जरूर उछालेगी या रोज उछालती हैं 2-3 मुद्दे जिससे ऐसा प्रतीत हो, जिससे ऐसा लगे कि इंडिया अलायंस आपस में उलझी हुई है। और इसके शिकार हम लोग बहुत बड़े तौर पे हो रहे हैं, शायद हम आप भी हो रहे हैं। कभी कभी मुझे भी लगता है, जब देखता हूँ मीडिया में, तो मैं नहीं देखता, मैं यूट्यूब और बाकी जगहों से जो न्यूज कलेक्ट करता हूँ, तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि नीतीश जी तो कल गए इंडिया अलायंस छोड़ के, फिर देखता हूँ कल वो है ही, तो अगले दिन पता चलता है कि कोई और निकल गया या निकलने वाला है। फिर पता चलता है 2 दिन बाद कि नहीं, वो वहीं पे है और वैसे ही है और वो अपना काम कर रहे हैं। तो एक जो परसेप्शन क्रिएशन मशीनरी वो जिनके हाथ में होता है, वो कैसा भी परसेप्शन बना सकते हैं। चाहे इंडिया अलायंस वाले आपस में गले भी मिल रहे हो, तो वो कहेंगे देखो इसकी पीठ में, इसके जेब में छुरी है, ये दूसरे को मारने वाला है। और आप उस पे डिबेट शुरू कर देंगे, हम लोग विमर्श करने लगेंगे कि अरे भाई इसकी जेब में छुरी है, शायद मीडिया वाले ने देखा है। तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया अलायंस कैसे चल रही है, उसमें कितना आपसी कितने आपसी सहमति से चल रही है, नहीं चल रही है। आपसी असहमति की जहां तक बात है, तो भाजपा में क्या ये नहीं दिख रहा कि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी दोनों 2 दूरी में बने हुए हैं। अभी योगी तीसरी दूरी है, अमित शाह जी की जो महत्वाकांक्षा है वो 4थी दूरी। तो बहुत सारी चीजें नीचे ऊपर वहां भी बहुत सारे हैं, लेकिन उस पे मीडिया ना डिस्कशन करेगी ना डिबेट करेगी, उन्हें एक दिखाने की कोशिश चलती रहेगी। तो वो प्रश्न नहीं है। जहां तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रश्न है, जो राहुल गांधी जी लेके आ रहे हैं, और जो आपने पूछा प्रश्न की वो कोई असर दिखा पाएगा कि नहीं, तो असम की जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि असम सरकार और जो न्याय यात्रा चल रही है, उन दोनों के बीच एक बहुत ही तनाव कह सकते हैं उसको। हाँ, बहुत बड़े तनाव की स्थिति है, बहुत ही तनाव की स्थिति। और वो तनाव इसलिए है, जो राम कुमार जी ने बताया कि थोड़े से वोट अगर खिसक गए तो असम से भाजपा गई। चलिए, तो वो तनाव की स्थिति है। लेकिन असम से निकलने के बाद आपको या हमें स्पष्ट तौर पे पता चलेगा कि जो यात्रा है वो कितना असर छोड़ पा रही है, वो छोड़ पा रही है या नहीं छोड़ पा रही है, और अगर छोड़ पा रही है तो कितना छोड़ पा रही है। जहां तक मेरा मानना है कि जनता आज भी, लोग आज भी इतने कठोर नहीं हुए हैं या इतने नासमझ नहीं हो गए हैं कि वो दिलों के जुड़ने का मतलब ना समझ पाए।
एकदम सही कह रहे हैं। और एक चीज और है कि अभी जो जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी वो मैक्सिमम इंडिया अलायंस के ही दल हैं, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी का कुछ पूर्वांचल का हिस्सा हो। इवन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी भले सरकार है, लेकिन अभी नया नया ताजा ताजा हुआ है। मध्य महाराष्ट्र तो देख ही लिए हैं। तो उसको क्या बल मिलेगा पूरी जो अलायंस को, ये थोड़ा सा हम जानना चाह जी बिल्कुल, बिल्कुल। असम असम ही वो राज्य है जहां भाजपा कुछ करने की स्थिति में है इस यात्रा के खिलाफ, इस यात्रा को रोकने के, इस यात्रा को डिस्टर्ब करने की स्थिति में, और इसीलिए ये कोशिश लगातार जारी है। रहे। असम से निकलने के बाद अ, अधिकतर ऐसे ही राज्य मिलेंगे जहां पे कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, या फिर विपक्ष का कोई ना कोई दल मजबूत स्थिति में है। जी और जहां तक दूसरे दलों की बात है, मैं कल भी देख रहा था भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे जो अटैक हुआ, उसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं से पहले अखिलेश यादव जी का ट्वीट था हम्म भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में। बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने भर्त्सना की इस अटैक की। तो जहां तक मेरा मानना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा बाकी जनता से जितना भी संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो रही हो, विपक्षी पार्टियों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने में भी वो एक सहयोग करेगा। रोल जी अदा करेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में राम कुमार जी, सवाल वही है कि अभी यात्रा है, और चूंकि आपने बोला भी था कि इस फिर से दोहराव ही होगा, ये जो यात्रा है इंडिया अलायंस के लिए कितना, कोशिश तो ये की जा रही है कि ममता शायद नाराज हो जाएं, कहीं नीतीश नाराज हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होगी तो ये लोग कमजोर होंगे, इस तरह की चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, हाँ जी। ये कोई नाराज नहीं होने वाले हैं। सबको हम्म पता है कि इस समय अगर केंद्र में सरकार मोदी की बनी रही तो हम्म राज्यों में आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आप जो है हवा हो जाएंगे। इसलिए सारे नेताओं को अपनी अपनी हैसियत और औकात का पता है। और हम्म सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के नेताओं से मेरी बातचीत परसों ही हुई। हम्म उन्होंने कहा कि हम मिनिमम पे मैक्सिमम समझौता करने को तैयार है। मतलब हम, मतलब जहां पहले वो सीट के लिए अड़ते थे कि हम इतनी हम्म सीट लड़ेंगे, इतनी सीट हम्म लड़ेंगे, इतनी सीट हम्म करेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश जैसे मतलब राज्य में वो मतलब जो है 28 सीटें कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो मतलब जो है 10 से लेके 15 पे भी समझौता कर लेंगे, मतलब जो है, लेकिन हम समझौता टूटने नहीं देंगे किसी कीमत पे। तो जब बड़ा प्लेयर एक इस तरीके की स्ट्रेटजी लेकर के बैठा हो, तब फिर जो है मतलब ऐसी स्थिति हमें नहीं लगता कि जो है क्यों बनने जा रही है। कांग्रेस ने भी तय कर लिया कि जो है मतलब हम मिनिमम में मैक्सिमम समझौता करेंगे हम, क्योंकि उसे पता है कि आधी जगह तो खुद ही अकेले लड़ना है उन्हें। कोई मध्य प्रदेश अकेले लड़ना है, राजस्थान अकेले लड़ना है, छत्तीसगढ़ अकेले लड़ना है, महाराष्ट्र में अलायंस है, बाकी मतलब जो है साउथ में मतलब जो है तेलंगाना मतलब जो है वो अकेले लड़ना है, उन्हें अकेले लड़ना है। तो वो मैक्सिमम सीटें तो उनकी यही है। नहीं, एक चीज और है इसमें थोड़ा सा, जैसे अभी चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये राजस्थान, उसमें छोटी छोटी पार्टियां थी, ट्राइबल पार्टी थी और भी कई तरह की पार्टियां थी जो चाह रहे थे कि बीजेपी के साथ आए, और उन्होंने भी काफी नुकसान पहुंचाया है बीजेपी को। नहीं तो अब कहीं ये फिर से उनके साथ लेने की कोई नहीं नहीं गुंजाइश लग रही? नहीं, कांग्रेस का जो अहंकार थोड़ा जागा था भारत जोड़ो यात्रा से, हम्म, वो इन चुनाव ने उसकी ये अहंकार को निकाल के बाहर कर दिया है। जी जी। अब उन्हें औकात पे लाके फिर खड़ा कर दिया है हम्म कि आप उस अहंकार के अंदर आप अपने आप को ना देखें, हम्म आप जो है मतलब जो है नए तरीके से चीजों को देखें। हम्म तो वो कांग्रेस खुद जो है ठीक अपने नेताओं के जरिए फिलर फेंकेगी, सब कुछ करेगी, इतना क्लेम करेंगे, उतना क्लेम करेंगे, इतना ये होगा, उतना वो होगा, तो हर पार्टी करती है। लेकिन हम्म अल्टीमेटली जब टेबल पे बैठेंगे सब समझौते, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मतलब जो है जयंत का समझौता हो गया है। हम्म जयंत ने कहा 7 सीटों पे लड़ेंगे, उन्होंने कहा ठीक है। 7 सीटों पे भी जो है 5 सीटें लोकदल की होंगी, 2 सीटें
मतलब ऐसी होंगी जिसपे लोकदल के सिंबल पे होंगे, लेकिन कैंडिडेट हो सकता है कि जो है वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हो। मतलब ये भी जो है, ये तो इस तरीके के समझौते ये निकालने शुरू कर दिए हैं। एक सीट नगीना चंद्रशेखर के लिए छोड़ दिया है ऑलरेडी अलायंस ने, कि नगीना से चंद्रशेखर को चुनाव लड़ाएंगे, तो नगीना सीट छोड़ दिया है। तो ये लोग सीटों का बहुत मतलब जो है अच्छी तरीके से सोच विचार तालमेल बना हुआ है, वो तालमेल बना रहे हैं। और उसमें ये जो हाइप जो अभी जो कल जो खत्म होने वाला प्राण प्रतिष्ठा, मतलब मोदी प्राण प्रतिष्ठा जिसको कह रहे हैं, तो मोदी प्राण प्रतिष्ठा ये कल के बाद जब यात्रा के दौर पे घुमाएंगे, ये दंगे उस दौरान करने की कोशिश करेंगे, चीजें उस दौरान बनने। कल कुछ नहीं होगा देश के अंदर कल, क्योंकि सब सतर्क हैं, सब लोग जागरूक हैं, सब सतर्क हैं। कल कुछ नहीं होने वाला है। कल के बाद से वो जो फिर वो ज्योति निकालेंगे कि राम स्थापना ज्योति, और राम स्थापना रामलला का जो घोड़ा निकलेगा अलग चारों दिशाओं में, जो भी कुछ होगा उसके बाद होगा। उसके बाद उसमें उस लेकिन उसका दौरान भी तो नुकसान पहुंच सकता है, करते हाँ हैं। नहीं, वही उस दौरान इस यात्रा ये भी चलेगी, दोनों चलेंगी। मतलब भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चलेगी और वो भी चलेगी, दोनों चलेगी। तो दोनों का मतलब जो है उस दौरान हमें देखना पड़ेगा कि किसका क्या इम्पैक्ट हो रहा, किसका क्या मतलब जो है इफेक्ट हो रहा, कहाँ पर क्या हो रहा। हो सकता है राहुल गांधी के रास्ते में तमाम ऐसी जगह पड़ती है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य हो सकता है, वहां ले जाकर झगड़े शुरू कर दे, पता लगा उस यात्रा को डिस्टर्ब करे। तो क्या करते हैं वो अभी हम लोग नहीं कह सकते आज की तारीख में। ये कल के बाद जो हाइप बनाने की कोशिश करेंगे इसको लेकर के, उस हाइप में इनकी यात्रा जो निकलेगी जो पूरी देश के अंदर, और जो न्याय यात्रा निकल रही, दोनों का जो है उसके बाद हो सकता है आज से हफ्ते भर बाद आप इसका मूल्यांकन ठीक तरीके से कर पाएंगे। आज तो सिर्फ कल का ही जो है हम लोग बात कर सकते हैं, कल देश में कुछ होने वाला नहीं है। कल देश में सिर्फ शांति और सौहार्द के साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो भी कुछ करेंगे उसके बाद माहौल देख करके और भाव करके करेंगे। ये जो मुझे मतलब जो मुझे शंका है, हो सकता है ऐसा ना हो। हम मतलब अगर कोई शक्ति है तो मैं मनाता हूँ कि भाई ऐसा ना हो ना हो, लेकिन अगर मतलब जो है करेंगे तो ये कोशिश करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी वक्ताओं का। और चूंकि ये हमारा विमर्श का ये जो पूरा कार्यक्रम होता है, हम किसी पार्टी मतलब विशेष पार्टी और इसके वो इसकी ओर से नहीं, वो राजनीति में क्या गति है, क्या डायनेमिक्स है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है तमाम मुद्दों का, उस पर ही बहस करते हैं और इसी पे हम लेके जाते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े वो सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से भी हम आग्रह करेंगे कि यदि हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फिर से हम किसी नए मुद्दे पे प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए क्या क्या चीजें आ रही हैं सामने, उसको लेके हम फिर से आपके सामने आएंगे।